हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं हमारा सैम्पल पेपर, बिल्कुल जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया 2025-26 के लिए, उसको हम आज पूरा कंप्लीट इंग्लिश का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ABCD पूरा करने वाले। राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, हमारा ग्रामर, लिटरेचर कंप्लीट सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले मैं आपसे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास लेने से पहले हम सब टीचर्स जो है वो बात कर रहे थे और हम सैम्पल पेपर्स के ऊपर ही बात कर रहे थे, जो अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स आए हैं, और उससे हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है वो पता चली कि एक्चुअल में अब CBSE जो है वो क्या चाह रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर हम सैम्पल पेपर्स देखें बाकी के सब्जेक्ट्स के भी उठाकर, तो आप देखेंगे कि अब की बार ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हों। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल मैं NCERT पढ़ लूँगा और NCERT के क्वेश्चन आंसर्स कर लूँगा तो मुझे बढ़िया नंबर मिल जाएंगे और मैं सारे क्वेश्चंस कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर्स उठाकर देखोगे तो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी टाइम है। सैम्पल पेपर से हमें समझ जाना चाहिए कि अभी हमें जो तैयारी करनी है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की करनी है। ऐसा नहीं है कि हम रट्टाफिकेशन करेंगे या हम मतलब कि बिल्कुल NCERT कर ली, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन NCERT से ही है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। वो चीज़ आपको NCERT में मिल जाएगी, लेकिन वो पूछी इस तरीके से हुई है कि वो कुरेद कुरेद के ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़कर आए हैं। अभी तक सभी लोग NCERT को, CBSE को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे और धीरे धीरे करके CBSE जो है वो मुझे लग रहा है एक तरीके से कम बैक कर रहा है और वो बच्चों को ये बताना चाहता है कि भैया आप मुझे बिल्कुल भी ऐसा लाइटली नहीं ले सकते हो। अगर आप 10th क्लास के बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है और आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप सभी बच्चे देख सकते हैं अब की बार बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो पैटर्न में आ रहे हैं। तो अगर मैं मेजर चेंजेस की बात करूँ तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आया है। हर एक के सेगमेंट्स जो हैं वो बांट दिए गए, जैसे फिजिक्स एक साथ, केमिस्ट्री एक साथ, बायो एक साथ, ठीक है। इस तरीके से सोशल स्टडीज में भी हुआ है। बट जो मेन चीज यहां पर हुई है वो यही हुई है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो बदल दिया गया है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। NCERT से ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो था ओवरऑल जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब शुरुआत करते हैं सैम्पल पेपर की। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी एग्जाम के अंदर, मान लो आज तुम एग्जाम देने बैठे हुए हो और ये सैम्पल पेपर आ जाता है। अब बच्चे ना बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि मैम सैम्पल पेपर यूजुअली ना हार्ड होता है, एग्जाम जो आता है ना, क्वेश्चन पेपर जो आता है वो ईजी आता है। ये जो पहले की तुम्हारी ये जो प्रेजुडिस है ना कि भाई पहले ऐसा होता था तो अब भी ऐसा होगा, पहले ऐसा हो रहा है तो अब भी ऐसा होगा, नहीं। प्लीज, अब CBSE कुछ भी कर सकता है, ये बात आप जानते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब बच्चों ने सोचा था कि पेपर अगर टफ आया तो मार्किंग इजी होगी और ऐसा नहीं हुआ और बच्चे रो रहे थे बाद में। आप अपने सीनियर्स से पूछ लीजिएगा। नंबर 2, हम लोग कुछ भी फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं जाएंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सैम्पल पेपर हमें इस लेवल का दिया है तो हमारा पेपर थोड़ा कम लेवल का आएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि अगर सैम्पल पेपर इस लेवल का आया है तो हमारा पेपर जो है, मेन पेपर जो है, वो तो बहुत ही अच्छे लेवल का आएगा और हमें तैयारी भी जो है उसी तरीके के क्वेश्चन की करनी है, उसी लेवल के क्वेश्चंस की करनी है जिस लेवल के क्वेश्चंस हमसे सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, बल्कि इससे बेटर क्वेश्चंस ही हमें प्रिपेयर करने हैं ताकि हम अच्छा स्कोर एग्जाम के अंदर कर सकें। अब मान लीजिए आप लोग एग्जाम के अंदर बैठे हैं और यही पेपर उठकर आपके सामने आ जाता है, तो वो कौन सी 3 से 4 चीजें हैं जब भी आप कोई पेपर स्टार्ट करते हैं तो आपको करनी है। ये एक वीडियो आप लोगों के लिए ओवरऑल वीडियो हो जाएगा सैम्पल पेपर का, इंग्लिश का, और कोई वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि बच्चे अक्सर सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अगर अपना क्वेश्चन पेपर करने बैठा हूं तो मुझे क्या करना है। तो बेटा स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स है ना, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को आपको सबसे बेस्ट तरीके से यूज करना है। जो बच्चा स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर अपना पेपर प्लान कर लेता है ना, वो बच्चा कभी भी उसका पेपर नहीं छूटेगा। और आप देखना, वो जिसने अपना पेपर प्लान नहीं किया है उससे ज्यादा अच्छा स्कोर कर जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इंग्लिश के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट बोर्ड्स एग्जाम के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो है आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन। आप सभी बच्चे ये जानते हैं, ये सोचा जाता है कि भाई टीचर जो होते हैं उनके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए, सब चीजें वाजिब है,
ठीक है, बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो टीचर्स पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं वो समझ जाते हैं सामने वाले बच्चे को आता है या नहीं आता है। तो हम ये बोलें कि टीचर जल्दी जल्दी ऐसे ही बिना देखे क्वेश्चन आंसर्स चेक करते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उन्हें पता है, उन्हें सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं, वो देखते ही क्वेश्चन के आंसर को पहचान जाएंगे कि आप पढ़कर आए हैं या आप नहीं पढ़कर आए हैं, आपका लेवल क्या है, और उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें वहां पर टीचर को इंप्रेस करना है, और इसीलिए हमें सबसे पहले वो सेगमेंट करना होता है जो हमें सबसे अच्छे से आता है। अब मुझसे जब पर्सनली बच्चे पूछते हैं तो मैं पर्सनली बच्चों को ये रिप्लाई देती हूँ कि भाई देखो, मेरा जो फंडा है, जो मैं अपनाया करती थी, जो मेरे लिए हमेशा काम आया, इनफैक्ट मैं अभी 1-2 दिन पहले एग्जाम देने गई थी तब भी काम आया, वो ये था कि भाई मैंने ना 15 मिनट्स, जो अभी का मुझे पेपर मिला था उसमें तो मुझे 15 मिनट्स नहीं मिले थे, बट मैं एक बोर्ड्स एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैं 15 मिनट्स के अंदर जब अपना पेपर प्लान कर चुकी थी तो मुझे ये समझ में आ गया था कि भैया मुझे ये सेगमेंट पहले करना है, ये सेक्शन बाद में करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे सेक्शन को, एक एक सेक्शन को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था और मुझे पता चल गया था कि मुझे कितना पेपर आता है, कितना नहीं आता है। अब मैं सबसे पहले सब वही चीज़ करूंगी जो उनको पसंद है, दैट मीन्स जो उनको अच्छी लगेगी, दैट मीन्स जो मुझे अच्छे से आती है। इसका मतलब मैं लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ के जाता हूँ या जाती हूँ, तो मैं लिटरेचर को सबसे पहले अटेम्प्ट करके 40 नंबर का जो मेरा लिटरेचर है, एक बड़ा पोर्शन मेरे पेपर का और एक बड़ा वेटेज का पेपर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा पेपर प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बोलती हूँ बच्चों को कि आप लिटरेचर सेक्शन करो, बट इट इज टोटली अप टू यू। अभी मैं मेरी गलती से अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने पेपर दिया, हालांकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो ध्यान दीजिएगा उस पेपर के अंदर मैंने गलती ये की कि मैंने रीजनिंग वाले पोर्शन में, वो क्वेश्चंस बहुत ईजी थे और वो देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये तो निकल ही जाएगा, एंड जेन्युइनली उसमें थोड़ा सा जब मैंने टाइम दिया तो वो आंसर्स निकल भी गए, बट उसके चक्कर में जो सेगमेंट मुझे अच्छे से आता था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला, वो सेगमेंट मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा, जिसकी वजह से 2 से 3 क्वेश्चन मेरे गड़बड़ा गए। समझ रहे हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो ये क्या हुआ, मैंने उस चीज़ के अंदर ज़्यादा टाइम लगा दिया जो मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी, और उस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप करते 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 क्वेश्चंस इतना खो जाते हो, और मैंने जेन्युइनली, हम लोग क्लासेस वगैरह लेते हो तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। ठीक है, मैं OMR शीट भी भरनी होती है उनके अंदर, और पता नहीं कभी जिंदगी में कहीं 11th-12th में अंदर भरी थी, तो अब तो याद भी नहीं है, 10-12 साल हो गए उन बातों को। राइट, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो चीज़ आती है वो ही सबसे पहले करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपका भी पेपर जो है वो मिस ना हो, जो अच्छे से आता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये आ जाता है कि आप पहले ही, जब अभी से ही, जैसे अभी सैम्पल पेपर्स आ गए हैं, धीरे धीरे अब आप और पेपर्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अभी से ही आपको एक चीज़ देख लेनी है कि हर एक सेक्शन में आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि लिटरेचर वाले सेक्शन में आपको 70 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। 70 मिनट्स के अंदर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजीली हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। 40 नंबर का पेपर आपका 70 मिनट के अंदर पूरा हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद हम आते हैं अनसीन पैसेज वाली बात पे। अनसीन पैसेज के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग जब भी अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स वाला जो टाइम है, उस 15 मिनट्स के टाइम के अंदर आपको अनसीन पैसेज को रीड कर लेना है एक बार, और हमारा फोकस केवल क्वेश्चन का आंसर ढूंढने पर होना चाहिए। हमें वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है जो हम उसको बहुत ही थॉरो रीडिंग दे रहे हैं और हम उसकी एक एक वर्ड को समझ रहे हैं, या कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमें इन्हें इग्नोर करना है। हमारा फोकस होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने पर। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप एक बार अनसीन पैसेज स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के टाइम में पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब पेपर प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान दें बेटा। ठीक है, बच्चे अक्सर सोचते हैं मैम साफ लिखना है, ठीक है, स्पेस दे दे के लिखना है। ऐसा नहीं है कि घुसेड़ के लिख रहे हैं कि पेज में आ जाना चाहिए, जैसे बच्चे लेटर राइटिंग में करते हैं कि एक ही पेज के अंदर सारा लेटर आ जाना चाहिए। बेटा ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, और आपको प्रॉपर पूरा शीट मिलता है अच्छा खासा, तो आप अच्छे से अपना आंसर लिखो, 2 लाइन का गैप दो, फिर आंसर लिखो, फिर 2 लाइन का गैप दो, और क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करो।
तीसरी चीज़ जो हो जाती है, पेपर प्रेजेंटेशन में आपको कोई साज सज्जा नहीं करनी है, वहाँ पे कोई भी आपको सजावट नहीं करनी है, उसका मेकअप नहीं करना है, आपको साफ लिखना है, टीचर को समझ में आए ऐसा लिखना है, स्पेस दे दे के लिखना है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में स्पेस होना चाहिए। जो बड़े राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपको पैराग्राफ में तोड़कर चीज़ें लिखनी है। जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा मतलब आपका पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो सही हो जाता है, आपका पेपर सुंदर दिखता है और टीचर भी आपसे इंप्रेस हो जाते हैं। राइटिंग बहुत सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, कर्सिव में लिखना ज़रूरी नहीं है, 4 तरीके के पेन यूज़ करने ही नहीं होते, केवल ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए। पेन ऐसा इस्तेमाल कीजिए जिसकी निब जो है वो पतली हो, जब पतली होती है तो उससे राइटिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर आती है। जेल पेन वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा, आपका नुकसान हो सकता है। हमेशा सेक्शन मेंशन कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, पहले ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर ये नहीं, एक बार में जो सेक्शन उठा लिया उस सेक्शन को कंप्लीट कर दो, ठीक है। एक बार जो सेक्शन, अगर लिटरेचर उठा ले तो ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन लिटरेचर का करके फिर सेक्शन ए पे चले गए, फिर 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के कर दिए, फिर तुम ग्रामर पे चले गए, फिर 2 क्वेश्चन ग्रामर के कर दिए। ये मत करना, टीचर बहुत ज़्यादा आप लोगों से नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि टीचर को बार बार फिर चीज़ें जो है वो चेक करनी पड़ जाती हैं, जहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और नहीं करना है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अभी डिस्कस करी। मैं आशा करती हूँ कि अभी जब आगे हम सैम्पल पेपर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम और भी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सैम्पल पेपर में, जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है, और वो सेक्शन क्या है, वो है हमारा अनसीन पैसेज का सेगमेंट। कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, 1 शॉट सारे चैनल पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चल जाइए, या आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। कोशिश किया करो कि आप 15 मिनट पहले ही अपना पेपर खत्म कर लो, ताकि जो लास्ट के 15 मिनट्स है वो आपको और मिल जाए थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। 80 नंबर का आपका पेपर है, एंड यस स्टार्ट करें आज के इस क्लास को। Read the following. The growing preference of indigenous craft items is a welcome trend in today's globalized world where mass-produced goods often dominate markets. अब मान लो मुझे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिले और उसमें मैंने अपना पैसेज पढ़ना शुरू कर दिया है। These handcrafted products rooted in the culture and artistic traditions of their regions offer more than just aesthetic appeal. They symbolize sustainability, support local economies, and preserve the heritage of diverse communities. One of the primary reasons for choosing indigenous crafting is their eco-friendliness. Unlike factory-made products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced materials. Artisans often employ time-tested methods that minimize waste and avoid harmful industrial processes. For example, pottery made from local clay, hand-woven textiles using organic dyes, and bamboo-based crafts all have a much lower environmental footprints compared to their machine-made counterparts. By opting for these items, consumers indirectly contribute to reducing pollution and promoting sustainable practices. Supporting indigenous crafts also strengthens local economies. Many artisans depend solely on their craft for livelihood, often working in small communities where opportunities for other forms of employment are limited. When people purchase their products, it provides a direct income to these artisans, empowering them and encouraging their craftsmanship. Initiatives like fair trade further ensure that artisans receive their fair wages, fostering economic stability within their communities. Moreover, indigenous craft items help preserve cultural heritage. Every handcrafted product carries a story, a glimpse into the traditions, belief, and skills passed down through generations. In India, whether it's paintings, terracotta jewelry, sculptures, Athangudi tiles, mudwork frames, or many others, each item reflects the unique identity of its region. By choosing these crafts, people not only appreciate the artistry but also help keep these traditions alive in an era where cultural homogenization threatens diversity. ठीक है. In addition to their economic and cultural value, indigenous crafts add a personal touch to homes and wardrobes, like mass production items which often lack in individuality. Handcrafted products are unique. Each piece bears the imprint of the artisan's effort, creativity and dedication, making it special for the buyer. ये सिंपल सा हम लोगों को एक पैसेज दिया हुआ है, लास्ट पैराग्राफ है इसमें. However, the preference of indigenous craft requires sustained efforts to thrive. Governments, organizations, and consumers all have roles to play. Policies that promote local craftsmanship, provide training to artisans, and create global platforms for showcasing their work can boost the visibility and demand for these products.
Consumers too much actively seek out the invest in handmade crafts rather than opting for cheaper factory-made alternatives. Choosing indigenous craft item is a meaningful step toward a more sustainable and culturally enriched world. आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? Why is growing preference for indigenous craft items described as a welcome trend in paragraph 1? अब सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले यही बोल दिया कि तुम्हें जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो पैराग्राफ 1 में मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। अब मैं पैराग्राफ में क्या ढूंढूंगी? मैं Why is growing preference for indigenous craft items डिस्क्राइब्ड एज अ वेलकम ट्रेंड, एक वेलकम ट्रेंड की तरह क्यों बोला गया है? चलिए देख लेते हैं हम पैराग्राफ 1 में क्यों बोला गया है एक वेलकम ट्रेंड की तरह। ये है हमारा पैराग्राफ 1 और ये रहा हमारा कीवर्ड। जब भी हमें अपना अनसीन पैसेज जो पढ़ते हैं हम लोग और वहां से हमें क्वेश्चन के आंसर्स निकालने होते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला तरीका यही होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन के अंदर जो भी कीवर्ड्स या की फ्रेजेस हैं उनको ही हम पैसेज में ढूंढें। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं, जैसे अभी वेलकम ट्रेंड हमें दिखा तो हम इसे पैसेज में ढूंढेंगे। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ आपको करने के लिए? क्योंकि जब हमारे दिमाग में एक चीज फिक्स होती है कि मुझे ये ढूंढना है तो दिमाग पूरी शिद्दत से उसी चीज को ढूंढता है, राइट? तो यहाँ पर भी यही होगा। द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम्स इज अ वेलकम ट्रेंड इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर मास प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफन डोमिनेट मार्केट्स। देखिए क्यों? दीज हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स रूटेड इन द कल्चर एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ देयर रीजन्स ऑफर मोर देन जस्ट एस्थेटिक अपील। पहली चीज, एस्थेटिक अपील से ज्यादा ये हमें देते हैं, दे सिंबलाइज सस्टेनेबिलिटी। ये है हमारा मेन आंसर। अब ये आपका जो वर्ड है ये तो यहाँ मिल गया बेशक, है ना, बट हमारा जो मेन आंसर है बेटा वो यहाँ पर है कि ये क्या सिंबलाइज करते हैं? ये सिंबलाइज करते हैं सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज। अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है कि मैम मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से उठा के और यहाँ तक का एज इट इज चिपका देता हूँ। बेटा ये गलती आपको नहीं करनी। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, तो अनसीन पैसेज के अंदर कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। चाहे आप इनको ही आगे पीछे ऊपर नीचे कर कर लिख कर आ रहे हैं, बट आपको लिख के आना है। आपके आंसर में अभी मेन डिमांड क्या है? मेन डिमांड है कि आप लिखो सस्टेनेबिलिटी। ये वर्ड्स है, ये पॉइंट्स है जो आपको मेंशन करने ही करने हैं, ठीक है? तो आपने थोड़ा पार्ट क्वेश्चन में से उठाया और फिर ये 3 पॉइंट्स जरूर मेंशन किए, लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज। हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया कि भाई ये सस्टेनेबिलिटी बताते हैं, सस्टेनेबिलिटी सिंबलाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोकल इकोनॉमीज को, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज। और अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग समुदायों की जो हेरिटेज है, ठीक है, जो कल्चर है वो हम संजो कर रख पाते हैं, राइट? बस यही हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं। बिकॉज इट हेल्प्स प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज। तो अब आप जब आंसर लिखोगे ना तो आप किस तरीके से लिखोगे? आप थोड़ा सा पार्ट जो है अपने चैप्टर में से अपने क्वेश्चन में से उठा सकते हो, ठीक है? जैसे द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स डिस्क्राइब्ड एज अ वेलकम ट्रेंड बिकॉज इट हेल्प्स प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट्स लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज। दैट्स इट। क्वेश्चन में से उठा के थोड़ा सा पार्ट लिखना है आपको। मेन आंसर आपका ये है, ठीक है? आ गया समझ में? क्वेश्चन में से उठाकर थोड़ा सा पार्ट लिखना है और मेन आंसर आपका ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, द इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स हैव ऑल द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट बीइंग हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट, रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, एस्थेटिक इन अपील, इजीली एक्सेसिबल। देखो अब इन चारों में से वो पूछ रही है कौन सी क्वालिटी नहीं बताई गई है। कौन सी नहीं बताई गई थी? हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स, रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक अपील बताया गया था क्या? चलो देख लेते हैं। Indigenous craft item is a welcome trend in globalized world where mass products good offer dominant market. Handcrafted products है, rooted in cultural artistic tradition, ये भी दिया हुआ है, ठीक है? तो handcrafted भी दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है, of the region offer more than aesthetic, aesthetic से भी ज्यादा अपील, more than just aesthetic, ऐसा नहीं है कि केवल aesthetic, उससे भी ज्यादा, ठीक है? तो हमारे आंसर जो है वो यहाँ पर क्लियरली क्या हो जाएगा? easily accessible कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। ये तीनों पॉइंट्स आपको दिख गए थे, राइट? ये वाला पॉइंट नहीं दिया गया था, इजीली एक्सेसिबल नहीं दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 3 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब पता है क्या हुआ? हमने जब स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हमें मिले तो हमें उसमें कभी भी अपना जो अनसीन पैसेज है ना उसको सॉल्व नहीं करना होता है, हमें उसके अंदर सिर्फ अनसीन पैसेज को रीड करना होता है। हमें एक्चुअल में सॉल्व कब करना है? जब हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने पेपर के अंदर, ठीक है? हमें गलती यही करते हैं कि हम अनसीन पैसेज को या पेपर को सॉल्व करने बैठ जाते हैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, और ये प्लान करने की जगह मुझे क्या आता है, मुझे क्या पहले करना है, मैंने अनसीन पैसेज भी पढ़ लिया है, वो सब नहीं करते हैं हम। तो वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग एंड यू आर यूजिंग योर 15 मिनट्स बहुत अमेजिंग तरीके से, ठीक है?
Okay, after that the usage of locally sourced materials make the indigenous crafts, पैराग्राफ 2 के अंदर दिया है, ट्रेडिशनल बनाते हैं या इको फ्रेंडली बनाते हैं, तो हमें देखना है सोर्स्ड मटेरियल्स, लोकली सोर्स्ड मटेरियल, ये मेरा की फ्रेज है और मुझे इसको फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं हम पैराग्राफ 2 में हमें आंसर मिलता है क्या। देखो मुझे किसी भी चीज़ की अभी हिंदी विंदी करने की जरूरत पड़ी नहीं कि कोई एक वर्ड ऐसा हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा हो तो वो मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम दे रहा है आंसर फाइंड आउट करने में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। One of the primary reasons for choosing indigenous craft is their eco-friendliness. Unlike factory products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced material. तो यहीं पर मेरा आंसर है, मुझे यही ढूंढना था ना, locally sourced material। क्वेश्चन क्या था मेरा, मैं तुम्हें बोलने के चक्कर में भूल जाती हूँ। The usage of locally sourced material makes the indigenous crafts, ट्रेडिशनल बनाते हैं या उसे इको फ्रेंडली बनाते हैं? जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसे ट्रेडिशनल बनाते हैं। Unlike factory made products की तरह नहीं, most traditional crafts are created using natural, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, नेचुरल लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स के जरिए, एंड इंडिजिनियस इज देयर इको फ्रेंडलीनेस, प्राइमरी इनका क्या है, इनका इको फ्रेंडलीनेस जो है वो है। तो हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इको फ्रेंडली हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है जहाँ पर आपको आपका कीवर्ड दिख गया है वहीं पर आपका आंसर है, आपको वो पूरा पैराग्राफ फिर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पर जब बोला है पैराग्राफ 2 तो केवल पैराग्राफ 2 पढ़ो, स्टार्टिंग से बार बार पढ़ना शुरू मत करो। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम ए टू सी गिवन फॉर व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट इन पैराग्राफ 2। तो अभी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बोला गया है टाइम टेस्टेड मेथड का क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट, ये मेथड क्या सजेस्ट करता है पैराग्राफ 2 के अंदर। चलो ऑप्शंस पढ़ने बहुत जरूरी है। Artisans use traditional techniques that have been refined and proven effective over generations. Artisans use outdated practices that are no longer relevant in today's commercial markets. या artisans follow technique that prioritize speed and mass production over craftsmanship. तो चलिए हमारा आंसर जो होगा वो यहीं पर, कौन से पैराग्राफ में बोला था इन्होंने, ये पीपीटी में यही होता है, वहां पे तो आपके सामने पेपर का पैराग्राफ 2 में बोला इन्होंने। ठीक है, दैट इज ट्रू, सही बताना है कि सही कौन सा है। चल जा भाई, पैराग्राफ 1 2। ठीक है, अब क्या बताया है, Unlike factory-made products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced material. Artisans often employ time-tested methods. Time-tested method ही लगाना था। अब क्यों करते हैं, true कौन सा है ये बताना है। That minimize waste and avoid harmful industrial process. पहली चीज़ क्या होती है, waste को minimize किया जाता है, और दूसरा क्या है, harmful industrial processes को भाई हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉटरी मेड फ्रॉम लोकल क्ले, हैंड वोवन टेक्सटाइल्स यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज एंड बैम्बू बेस्ड क्राफ्ट्स ऑल हैव अ मच लोअर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं बेटा, कि जो भी चीज़ कई दशकों तक, मतलब हम कई सालों तक जो है इस यहाँ पर धरती पर रह जाती है, मतलब एक बार कोई एक प्लास्टिक बन गया तो वो फिर 100 साल लग जाएंगे उसको वो होने में, दैट इज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, कि क्या छाप छोड़ता है वो। सो बाय ऑप्टिंग फॉर दीज आइटम्स कंज्यूमर इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये फायदा ही कर रहा है इन्वायरमेंट को। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में से, कि आर्टिसंस जो है वो यूज करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स दैट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशन, जो रिफाइंड है और इफेक्टिव प्रूव हुई है जनरेशन में, क्योंकि आउटडेटेड प्रैक्टिसेस तो वो यूज नहीं कर रहे हैं इन टुडेज कमर्शियल मार्केट्स में, ये नहीं दिया हुआ है। आर्टिसंस फॉलो टेक्निक्स दैट प्रायोरिटाइज स्पीड एंड मास प्रोडक्शन ओवर क्राफ्ट्समैनशिप। बोलो ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑफ द 2 करेक्ट ऑप्शंस। ए फेयर ट्रेड, फेयर वेजेस, जल्दी से बताइए। So yes, complete the analogy by selecting one of the 2 correct options, fair trade, fair wages, पैराग्राफ 3। इस तरीके के क्वेश्चंस भाई आगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को करने में, इजी होते हैं, इजीली हमें नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फेयर ट्रेड, फेयर वेजेस पैराग्राफ 3 में किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी या मास प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, वेजेस मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, जो भी उन्हें तनख्वाह मिलती है वो। तो पैराग्राफ 3 पे हम एक बार स्किप कर जाते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 जो है
मुझे लग रहा है कि सही जवाब होगा, बट आप लोग भी देख लीजिए। सपोर्टिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स ऑल्सो स्ट्रेंथन्स लोकल इकोनॉमीज, लोकल इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन करते हैं। मैनी आर्टिसंस डिपेंड सोनली ऑन देयर क्राफ्ट फॉर लाइवलीहुड। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो केवल और केवल अपनी आर्ट पे ही निर्भर करते हैं, उनका घर उसी से चलता है। ऑफन वर्किंग इन स्मॉल कम्युनिटीज वेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर होम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर लिमिटेड। ठीक है, व्हेन पीपल परचेज देयर प्रोडक्ट्स, और जब लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट इनकम टू दीज आर्टिसंस, तो वो डायरेक्ट इनकम हो जाती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है उनके, है ना। एम्पावरिंग देम एंड एनकरेजिंग देयर क्राफ्ट्समैनशिप। इनिशिएटिव्स लाइक फेयर ट्रेड फर्दर इंश्योर्स दैट आर्टिसंस रिसीव्स फेयर वेजेस, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद देयर कम्युनिटीज। तो क्या होता है, क्या मिलता है इससे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब जॉब सिक्योरिटी हो गया एक तरीके से। तो यस, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सपोर्टिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स कंसिडर्ड एन इफेक्टिव वे टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज़। पैराग्राफ 3 के अंदर कि क्यों सपोर्ट करना इन क्राफ्ट्स को कंसिडर किया जाता है एक इफेक्टिव तरीका टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी? पैराग्राफ 3 पे चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनकम इन लोगों को मिलती है। अभी अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था, है ना, कि भाई इन लोगों का पूरा खर्चा जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलता है और इनका पूरा समुदाय इसी से कमाता है। अब जो भी हम खरीदेंगे वो डायरेक्ट पैसा सारा इनको ही जाएगा, जिससे कि ये इकोनॉमिक तरीके से स्ट्रांग हो पाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएंगे। हाँ या ना? हाँ, इंडिजीनियस होता है बेटा, स्थानीय हो गया या मूल निवासी हो गया, उनको हम इंडिजीनियस बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिजीनियस क्राफ्ट्स वही हो जाते हैं कि उस जगह की या मूल निवासी, आप जहाँ के भी हो, जैसे राजस्थान के अंदर अलग तरीके की होती है। ठीक है, आप जहाँ जहाँ पर भी जाओगे वहाँ वहाँ की अलग अलग आर्ट होती है जो फेमस होती है, और आप वहाँ पे जब जाते हो तो अलग अलग चीज़ें भी लेकर आते हो, है ना। तो अलग अलग तरीके की कारीगरी होती है, जैसे लखनवी कढ़ाई हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो फेमस होती है, और वो वहाँ के लोग जो हैं उन्हीं से अपना पैसा कमाते हैं। तो ये हमें आंसर जो है बेसिकली हमारे सामने ही है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाते हैं इन सब चीज़ों से। तो हमें हमारा आंसर थर्ड के अंदर यहाँ पर ही मिल गया कि व्हेन पीपल परचेज देयर प्रोडक्ट्स इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट इनकम टू दीज आर्टिसंस, एम्पावरिंग देम एंड एनकरेजिंग देयर क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि इनको डायरेक्ट इनकम मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्पावर होते हैं, ये थोड़ा सशक्त हो पाते हैं। एनकरेज होता है क्राफ्ट्समैनशिप इससे कि भाई उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर हम ये काम करेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है ये चलते रहते हैं, ये क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो चलती रहती है, बंद नहीं होती। अगर उससे पैसा ही नहीं आ रहा होगा तो वो चीज़ वो बंद कर देगा, फिर किसी और चीज़ में पैसा कमाने निकलेगा, पेट तो भरना ही है। तो इनिशिएटिव्स कैसे, जैसे फेयर ट्रेड फर्दर इंश्योर दैट आर्टिसंस रिसीव फेयर वेजेस। ठीक है, अगर हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स लें, फेयर ट्रेड जैसे, जो फर्दर इंश्योर क्या करे कि इनको फेयर वेजेस मिलें, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद इन देयर कम्युनिटी। तो यहाँ पर हमें आंसर में यही चीज़ लिखनी है, बिकॉज आर्टिसंस इन स्मॉल कम्युनिटीज़ डिपेंड ऑन क्राफ्ट्स फॉर इनकम। क्योंकि आर्टिसंस जो हैं इन कम्युनिटीज़ के अंदर डिपेंड करते हैं, है ना, इनकी जो आर्ट है ये डिपेंड करती है कंप्लीटली किस चीज़ के ऊपर, मतलब क्राफ्ट डिपेंड करती है, मैं बोल रही हूँ इन लोगों की जो इनकम है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है इनकी क्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, बाइंग देयर प्रोडक्ट्स गिव देम डायरेक्ट अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उनसे डायरेक्टली कुछ खरीदते हैं तो वो उनको सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट अर्निंग होती है उनकी, और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है। तो व्हाई इज सपोर्टिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स कंसिडर्ड एन इफेक्टिव वे टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्मॉल कम्युनिटीज़? क्योंकि इनका जो घर है वो इसी से चलता है। तो स्टार्टिंग में अपना क्वेश्चन में से पार्ट उठाना और ये वाला आंसर लगा के आंसर लिखाना। ठीक है, व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5? मेन आइडियाज क्या है पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 के? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। चूजिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स हेल्प प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी, इस तरीके का कुछ मुझे लगता नहीं है बात किया होगा। इंडिजीनियस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिसंस क्रिएटिविटी, इंडिजीनियस क्राफ्ट्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी बाय इरेजिंग रीजनल डिफरेंसेस इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एनकरेज पीपल टू चूज इंडिजीनियस क्राफ्ट्स ओवर मास प्रोडक्शन गुड्स। तो हमें क्या देखना है, मेन आइडिया बताना है कि क्या है मेन आइडियाज पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 के। लेट्स गो टू पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5। जब 4 और 5 पे जाने को बोला तो हम 4 और 5 पे जाएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। फर्स्ट वाला तो हमें ऑप्शन मिल ही गया है हमारे आंसर के तौर पे, यही हमें दिया हुआ था, हमें फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ था, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, ये वाला तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या?
Every handcrafted product carries a story, a glimpse into the tradition, belief and skill passed down through generations. See, हर एक जो आर्ट है ना, उसके अंदर कोई एक स्टोरी है, कोई एक ट्रेडिशन की झलक है, उनकी मान्यताएं हैं, स्किल्स पास डाउन थ्रू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो स्किल्स मिलती है वो हैं. इंडिया के अंदर जैसे टेराकोटा ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, टाइल्स, मड वर्क, मैनी अदर्स, ईच आइटम रिफ्लेक्ट यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इट्स रीजन. उसके रीजन की यूनिक आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं. ये भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ है. By choosing these crafts, people do not appreciate the artistry but also helps keep these traditions alive in the era where cultural homogenization threatens diversity. ये भी टॉपिक हमें दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है. ठीक है, फिफ्थ वाला और पढ़ लेते हैं. In addition to their economic and cultural value, indigenous crafts add a personal touch to homes and wardrobes. Unlike mass production, अब यहाँ पर लिखा है unlike मास प्रोडक्शन आइटम्स विच ऑफन लैक इंडिविजुअलिटी. तो ऑफन लैक इंडिविजुअलिटी किसके अंदर नहीं होती? मास प्रोडक्शन वाली चीज़ों के अंदर नहीं होती है. ठीक है. येस, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स आर यूनिक. हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स तो यूनिक होते हैं. तो हमें पता चल गया कि भाई उसमें बोला जा रहा है किन चीज़ के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे अगर आप देखोगे हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी, नहीं, ये ऑप्शन गलत है. इंडिजिनियस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिसंस क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही. इंडिजिनियस क्राफ्ट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी बाय इरेजिंग रीजनल, इरेज थोड़ी ना कर देता है, अच्छा, इरेजिंग रीजनल डिफरेंसेस खत्म कर देता है. हाँ, रीजनल डिफरेंसेस खत्म कर देता है. ठीक है. कल्चरल होमोजेनाइजेशन एनकरेजेस पीपल टू चूज इंडिजीनियस क्राफ्ट्स ओवर मास प्रोड्यूस्ड गुड्स. अब आगे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है कि मेन आइडिया हमें बताना है क्या है. ए बी सी डी. मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 सेकेंड है और मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 5 फोर्थ है. तो मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 सेकेंड है क्या? नहीं है ना. मेन आइडिया पैराग्राफ 4 का ऑप्शन नंबर 1 है. मुझे लगता है कि चूजिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, है ना. कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में वो मदद करता है. तो अगर हम देखें ऑप्शन 1 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है. ठीक है. मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 ऑप्शन नंबर 1 केवल सी में दिया हुआ है. और मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 5 क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया है? थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया है? इंडिजीनियस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिसंस क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब माना जाएगा. ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड. मेन आइडिया क्या है? इंडिजीनियस क्राफ्ट्स को हमें चूज करना चाहिए क्योंकि वो कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है. मेन आइडिया पैराग्राफ 5 का आपको पता चल गया. चलिए, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स टू टेक एन एक्टिव रोल अलॉन्गसाइड गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन सस्टेनिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स. कह रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? फॉर कंज्यूमर्स टू टेक एन एक्टिव रोल. कंज्यूमर्स का ही बहुत एक्टिव रोल होना चाहिए सरकार के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ, कि भाई वो क्या करें, वो इन सस्टेनिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट, कि भाई ये जिंदा रह पाए, ये सर्वाइव कर पाए, ये क्राफ्ट्स, है ना. जब लोग खरीदेंगे तभी तो इनको आगे बढ़ पाएंगे. तो पैराग्राफ 6 के अंदर बताना है हमें, बिकॉज कंज्यूमर सपोर्ट इंक्रीज डिमांड फॉर हैंडमेड आइटम्स. अभी क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सपोर्ट जो होगा उसी से हैंडक्राफ्ट आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी, हेल्पिंग आर्टिसंस, जिससे उन आर्टिसंस की हेल्प होगी. इट ऑल्सो एनकरेजेस सस्टेनेबल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है. ये 6 वाले पैराग्राफ में दिया हुआ था, आपका आंसर यहाँ पर मिल गया. आइए चलते हैं पैसेज नंबर 2 पर. अगेन पैसेज को एक बार रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन में से कीवर्ड्स निकालिएगा, अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा. कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है ये. आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत टफ, कुछ टफ नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से हो जाता है. अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 2 एज ग्रुप्स, स्टूडेंट्स एज 10 to 12 एंड 13 to 16. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं. जो मेन पॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है हम वही मेन पॉइंट्स उठाकर लिख रहे हैं. हम वर्ड लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं. और हम ध्यान रखिएगा कि आप ना क्वेश्चन में से कुछ पार्ट उठा के फिर अपना आंसर जरूर लिखिएगा. ये जो बिकॉज से पहले ना कुछ पार्ट क्वेश्चन में से उठा के देन अपना आंसर फ्रेम कीजिएगा. ठीक है. तो येस, अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 2 एज ग्रुप, स्टूडेंट एज 10 to 12 और 13 to 16, explored their preferences for ballpoint and micro tip pens for various writing activities such as note taking, examination and personal writing. तो बेसिकली किसके ऊपर है कि भाई 10 से 12 साल की उम्र के और 13 से 16 साल की उम्र के बच्चों के अंदर क्या किया गया, कोई एक सर्वे किया गया 2 एज ग्रुप के बच्चों के अंदर. ठीक है. और देखा गया कि उनकी जो प्रेफरेंसेज हैं बॉल पॉइंट पेन और माइक्रो टिप पेन वेरियस राइटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे नोट टेकिंग, एग्जामिनेशंस और पर्सनल राइटिंग के लिए, भाई कौन सा वो लोग प्रेफर करते हैं. द स्टडी एम्ड टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स इन राइटिंग हैबिट्स एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन सिलेक्शन अमंग स्टूडेंट्स. ये ट्रेंड किस लिए था कि भाई देख सके कि बच्चे किस तरीके के पेन चूज करते हैं, किस चीज़ के लिए चूज करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिसेस उनकी क्या क्या है, हैबिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम इस तरीके का पेन खरीदें और इस तरीके का ना खरीदें. द रिजल्ट्स रिवील्ड डिस्टिंक्ट पैटर्न बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स एंड राइटिंग पर्पसेस अमंग स्टूडेंट्स. एज 10 to 12 65% प्रेफर्ड बॉल पॉइंट पेन, मतलब 65% ने तो बॉल पॉइंट चुना 10 to 12 वालों ने. फॉर नोट टेकिंग, साइटिंग ईज ऑफ यूज एंड अफोर्डेबिलिटी एज की
फैक्टर्स। हाउएवर 35% ऑप्टेड फॉर माइक्रोटिप पेन। उन्होंने क्यों माइक्रोटिप चुना? वैल्यूइंग देयर प्रिसीजन एंड स्मूथ राइटिंग, कि भाई प्रिसीजन और स्मूथ राइटिंग, बढ़िया राइटिंग आती है उससे। फॉर एग्जामिनेशंस बॉल पॉइंट पेन्स वर द ओवरवेलमिंग चॉइस विद 78% फेवरिंग देम फॉर देयर स्पीड। बॉल पॉइंट पेन एग्जाम वाले पर्पज से ज़्यादा चुना गया क्योंकि बहुत अच्छी स्पीड से लिखा जाता है, रिलायबिलिटी है। वाइल 22% स्टक विद माइक्रोटिप पेन अप्रिशिएटिंग देयर फार्म फाइन कंट्रोल। ठीक है, इन दी एज 13 to 16 एज ग्रुप वालों ने प्रेफरेंस उनका थोड़ा सा शिफ्ट हो गया फॉर नोट टेकिंग। 60% फेवर्ड माइक्रोटिप पेन्स हाईलाइटिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस नीट लिजिबल नोट्स वाइल 40% कंटिन्यू टू यूज बॉल पॉइंट पेन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। हाउएवर 70% स्टिल रिलाइड। अब आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। 10th क्लास के बच्चों अभी तो ये समझ में ही आ रहा होगा कि किस बारे में बात हो रही है। सिंपल इंग्लिश दिया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हाउएवर 70% स्टिल रिलाइड ऑन बॉल पॉइंट पेन, कि 20% अभी भी बॉल पॉइंट पेन पे रिलाई कर रहे थे, इंडिकेटिंग देयर कंसिस्टेंसी अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स। व्हेन इट केम टू पर्सनल राइटिंग, अब पर्सनल राइटिंग की जब बात आई सच एज जर्नलिंग और क्रिएटिव टास्क, 58% इन दिस ग्रुप चोज माइक्रोटिप पेन, है ना। जब जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करना है तो माइक्रोटिप वाले पेन पे आ गए, अप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक अपील ऑफ फाइनर लाइंस। व्हाइल 42% स्टक विद बॉल पॉइंट पेन्स फॉर देयर कन्वीनियंस, के लिए उन्होंने वो चूज किया। दीज फाइंडिंग्स पॉइंट टू इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेज एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो हमें पता चला कि भाई एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेज क्या क्या है और किस किस टास्क के लिए किस किस तरीके के पेन जो है वो लिए जा रहे हैं। इनेबलिंग मैन्युफैक्चरर्स टू इनोवेट प्रोडक्ट्स, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स को बना सके, चेंज कर सके। Manufacturers could further explore incorporating hybrid features such as pens offering the speed of ballpoint pens with the precision of microtip pen। अब दोनों चीजें एक में कैसे लाई जाए? To cater to a wider range of student preference, ताकि ज्यादा बच्चे जो हैं उसके अंदर आ सके, कि जो बॉल पॉइंट प्रेफर कर रहे हैं तो फिर वो हमारा प्रेफर करें क्योंकि उनको ये चीज भी इसमें मिल रही है, जो माइक्रोटिप प्रेफर कर रहे हैं वो भी हमारी प्रेफर करें क्योंकि उनको बॉल पॉइंट वाली भी चीज इसके अंदर मिल रही है। राइट, चलिए सो यस, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। Why did the study most likely focus on two specific age group of 10 to 12 and 13 to 16? कि क्या रीजन है कि इन दोनों के ऊपर ही है? This is so because these age group represent the largest population of growing student। ज्यादातर population growing students की यही होती है। Are when students develop and refine their writing habits, ये वो टाइम है जब वो अपनी writing habits को refine करते हैं। Where the easiest to survey across various schools, बहुत easy था उन्हें सर्वे करना अलग अलग schools में। Have a natural preference for ballpoint पेन्स। तो हमें पैराग्राफ 1 में देखना है, क्या देखना है कि क्यों किया गया स्टडी मोस्ट लाइकली फोकस ऑन टू स्पेसिफिक, इन दोनों के ऊपर ही फोकस क्यों कर रखा था। तो आ जाइए, अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 2 एज ग्रुप स्टडीड स्टूडेंट्स एज explored their preference for ballpoint and microtip pens for various writing activities such as note taking, examination, personal writing. The study aimed to understand trends in writing habits and factors influencing pen selection। ठीक है, कि ट्रेंड्स क्या हैं राइटिंग हैबिट्स के अंदर और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पेन सिलेक्शन को इन स्टूडेंट्स के बीच में। राइट, तो हमें अपना आंसर मिल गया है बी, आर व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप एंड रिफाइन देयर राइटिंग हैबिट्स। राइटिंग हैबिट्स की बात करते हैं ना, क्योंकि वो टाइम होता है जब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी राइटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ 1 दैट कन्वेज राइटर्स रेफरेंस टू पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन हाउ स्टूडेंट्स यूज पेन फॉर वेरियस राइटिंग टास्क। अब हमें करना है पैराग्राफ 1 के अंदर ढूंढना है, तो क्या ढूंढना था? दैट कन्वे, जो कन्वे करता है कि राइटर्स रेफरेंस टू दी पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस, राइटर का प्रेफरेंस ऑब्जर्व करना चाहते थे इन हाउ स्टूडेंट्स यूज पेन्स फॉर वेरियस राइटिंग टास्क, कि कैसे। तो अब जब हम किसी चीज का भी पैटर्न जानना चाहते हैं ना तो उसको ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड इन राइटिंग हैबिट्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन से ही निकाला। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन दी ब्रैकेट। क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ 2 से हमें डालना है इसके अंदर। ठीक है, गीता एज्ड 11 विशेस टू कंप्लीट हर प्रैक्टिकल फाइल नीटली इंश्योरिंग हर वर्क इज लेजिबल एंड अपीलिंग। अभी उसको क्या करना है? उसको अपना एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना है जो साफ सुथरा भी हो, ठीक है, और लेजिबल हो, अपीलिंग हो, बढ़िया लगे, अच्छा लगे। शी इज मोस्ट लाइकली टू चूज अ माइक्रोटिप पेन फॉर दिस टास्क बिकॉज, अब वो माइक्रोटिप पेन चूज करना चाहती है इस टास्क के लिए। क्यों? बिकॉज दी स्पीड या प्रेसिशन ऑफर्ड बाय दिस टाइप ऑफ पेन हेल्प्स प्रोड्यूस टाइडी वर्क। जल्दी से बताओ क्या रीजन होगा? उसका स्पीड की वजह से या फिर उसके प्रिसीशन की वजह से? चलिए पैराग्राफ 2 में एक बार आप झांक लीजिए, आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। वैल्यूइंग देयर प्रिसीशन, देखो सीधा आपको पता चल जाता है। ऑप्टेड फॉर माइक्रोटिप पेन वैल्यूइंग देयर प्रिसीशन एंड स्मूथ राइटिंग, प्रिसीशन और स्मूथ राइटिंग की वजह से। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, वही वहां पर डाल देंगे अपने आंसर के अंदर, प्रिसीशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट डज द राइटर मीन बाय अफोर्डेबिलिटी व्हाइल साइटिंग द हाई परसेंटेज ऑफ बॉल पॉइंट पेन यूजेज? क्या मतलब था उनका? अफोर्डेबिलिटी से उनका क्या मतलब था? व्हाट डज द राइटर मीन बाय अफोर्डेबिलिटी व्हाइल साइटिंग द हाई परसेंटेज
ऑफ बॉल पॉइंट पेन यूजेज. सो इट मीन्स बॉल पॉइंट पेन्स आर चीप एंड फिट द स्टूडेंट्स बजट. कि ये चीप होते हैं और स्टूडेंट के बजट को भी फिट हो जाते हैं. सो द राइटर इन द पैराग्राफ citing the high percentage of ballpoint pen, पूरा लिख देना यहाँ से उठा के और फिर ये वाला आंसर अपना उसके अंदर ऐड कर देना. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आया समझ में या नहीं आया? So the writer used the word affordability while citing the high percentage of ballpoint pen usage because it means ballpoint pens are cheap and fit the students budget. ये cheap होते हैं और student के budget को fix हो जाते हैं. Next question, complete the following with the correct option when the writer says distinct patterns in the line. The results revealed distinct pattern based on age group and writing purposes of paragraph 3. He or she means that. क्या मतलब है इसका distinct pattern in the line? क्या मतलब है? A student in both age groups use pen in the same way for all the listed purposes. Same way में यूज करते हैं क्या दोनों एज ग्रुप के बच्चे? या फिर the preferences for pen varied according to students age and type of writing task. की जो प्रेफरेंस है पेन का वो अलग अलग है जिस तरीके के भी टास्क उनको करने हैं, है ना. जिस तरीके के भी टास्क, अभी बच्चों को जिनको बहुत क्रिएटिव टास्क करने हैं वो वाला यूज करते हैं. ओनली माइक्रोटिप पेन वर पॉपुलर अक्रॉस ऑल राइटिंग टास्क इन द 13 to 16 एज ग्रुप. स्टूडेंट ऑफ ऑल एज ग्रुप्स प्रेफर्ड बॉल पॉइंट पेन्स फॉर कंप्लीटिंग क्रिएटिव राइटिंग टास्क. बताइए यहाँ पर डिस्टिंक्ट पैटर्न वाला जो है उसका आंसर हमें देना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द राइटर सेज डिस्टिंक्ट पैटर्न इन द लाइन. द रिजल्ट्स रिवील्ड डिस्टिंक्ट पैटर्न बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स एंड राइटिंग पर्पसेस. फॉर ही शी मीन्स दैट. क्या मतलब है उसका बताओ. मैं तुम्हारा पैराग्राफ लगा देती हूँ और तुम ढूंढो इसको. पैराग्राफ 3 बोल रहा है ना ये लो बताओ. इसके अंदर सारा लिखा हुआ है, सारा एज इट इज, और ये सबसे इजी है फाइंड आउट करना. आई गेस आप 2 मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे. बताओ जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए एक बार. देखो यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि इन द 13-16 एज ग्रुप प्रेफरेंसेस शिफ्टेड स्लाइटली. प्रेफरेंस जो है वो शिफ्ट होती है ना. प्रेफरेंस जो होती है वो शिफ्ट होती है. फॉर नोट मेकिंग 60% फेवर्ड माइक्रोटिप पेन. नोट मेकिंग के लिए 60% माइक्रोटिप पेन का यूज करते हैं. हाईलाइटिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नीट लेजिबल पॉइंट्स जब उन्हें ये सब काम करना है नोट्स. वाइल 40% कंटिन्यू टू यूज बॉल पॉइंट पेन्स. लेकिन 40% बॉल पॉइंट पेन यूज करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान अगर हम देखें, हाउएवर 70% स्टिल रिलाइड ऑन बॉल पॉइंट पेन. 70% फिर बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटिंग देयर कंसिस्टेंसी अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स. क्योंकि कंसिस्टेंसी बढ़िया रहती है उनकी और थोड़ा टाइम होता है उनके पास, जल्दी जल्दी उनको लिखना होता है ना, धोखा कम देते हैं वो. व्हेन इट केम टू पर्सनल राइटिंग सच एज जर्नलिंग और क्रिएटिव टास्क, 58% इन दिस ग्रुप चोज माइक्रोटिप पेन. पर जब क्रिएटिव वाली बात हुई तो ये वाला चूज किया. अप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक अपील ऑफ फाइनर लाइंस व्हाइल 42% स्टक विद बॉल पॉइंट पेन्स फॉर देयर कन्वीनियंस. पर वो कन्वीनियंस के लिए क्या करे, बॉल पॉइंट पेन पर ही जमे रहे. हाँ या ना? हाँ. तो हमें सिंपल सी बात यही बोली गई है कि भाई बच्चे ना अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस जो है वो बदलते रहते हैं. कि द प्रेफरेंसेस फॉर पेन्स वेरिड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज एंड द टाइप ऑफ राइटिंग टास्क. ऑप्शन नंबर बी उनका यही मतलब है. ठीक है ना? हाँ यस. आगे चलते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली. The one likely reason why more than 40% of students still choose ballpoint pen for creative tasks, even though microtip pens are better suited for their activities is. रीजन बताओ यहाँ पे. द वन लाइकली रीजन. क्या रीजन है लाइकली? बोलो. कन्वीनियंट था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था उन्होंने कि भाई वो ज्यादा कन्वीनियंट है, इस चक्कर में वो यूज करते हैं बॉल पॉइंट पेन फॉर देयर कन्वीनियंस. यहाँ पर है आप लोगों का आंसर. राइट मिल जाएगा. अप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक अपील फॉर द फाइनल लाइन्स व्हाइल 42% स्टक विद बॉल पॉइंट पेन्स फॉर देयर कन्वीनियंस. मिल गया हमें अपना आंसर कि भाई अपने कन्वीनियंस के लिए वो रखते हैं. ठीक है. सो बिकॉज बॉल पॉइंट पेन्स आर मोर कन्वीनियंट एंड ईजियर टू यूज. कि वो ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं और यूज करने में भी काफी आसान होते हैं. हाउ आर एस्थेटिक अपील द फाइनल लाइन्स कनेक्टेड. कैसे एस्थेटिक अपील और फाइनल लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. पैराग्राफ 3 के अंदर लगा दो. पैराग्राफ 3 बता देंगे. बोलो. देखो भाई फाइनल लाइन्स और एस्थेटिक अपील. एस्थेटिक अपील कब आएगी? जब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखोगे. हाँ या ना? फाइनल लाइन्स से क्या होता है, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर लगती है. सुंदर लगती है तो वह एस्थेटिक अपील देती है. बस ये चीज लिखनी है. फाइनल लाइन मेक्स राइटिंग लुक नीट एंड ब्यूटीफुल विच एड्स टू इट्स एस्थेटिक
अपील। ठीक है, बहुत इजी ये पैसेज दिया है सैम्पल पेपर के अंदर, मुझे लगा नहीं था कितना इजी पैसेज दे देंगे, बट काफी इजी पैसेज दिया है। ठीक है, सो इलैबोरेट हाउ हाइब्रिड फीचर्स इन पेन्स वुड लीड टू अ कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, कमेंट करना है, इलैबोरेट करना है कि कैसे हाइब्रिड फीचर्स पेन के अंदर वुड लीड टू अ कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। कमर्शियली वायबल कैसे हो जाएगा, जैसे अभी कुछ बच्चे बॉल पॉइंट पेन यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे माइक्रोटिप वाला यूज़ कर रहे हैं, फिर वो लोग क्या करेंगे, ऐसा सर्वे करेंगे जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चों का प्रेफरेंस क्या होता है, फिर वो क्या कोशिश करेंगे, वो इस तरीके का पेन बनाने का कोशिश करेंगे जिसके अंदर बॉल पेन वाली भी खूबियाँ हों और माइक्रोटिप पेन वाली भी खूबियाँ हों। ठीक है, जिससे ज़्यादा ऑडियंस को वो केटर कर सके। तो बस हाइब्रिड पेन वुड मिक्स द स्पीड ऑफ बॉल पॉइंट पेन, है ना, बॉल पॉइंट पेन का स्पीड मिक्स हो जाएगा विद द नीटनेस ऑफ माइक्रोटिप, और नीटनेस आ जाएगी माइक्रोटिप पेन की। दिस वुड सूट मोर स्टूडेंट्स एंड इंक्रीज सेल्स फॉर कंपनीज, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपील करेगी और इससे कंपनी की सेल भी बढ़ेगी। बहुत सिंपल था ये तो, पढ़ने से पता चल गया। फिल इन द ब्लैंक विद वन सूटेबल वर्ड। वन सूटेबल वर्ड से हमें करना है अंडरस्टैंडिंग एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हेल्प मैन्युफैक्चरर्स डिजाइन प्रोडक्ट दैट केटर टू द यूनिक नीड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। की अंडरस्टैंडिंग एज स्पेसिफिक प्रेफरेंस, जब एज स्पेसिफिक प्रेफरेंस हम समझ जाते हैं कि भाई कौन सा एज ग्रुप कौन से पेन को प्रेफर करता है, design products that cater to unique needs of different age groups, ensuring their products are both useful as well as appealing। कि भाई वो दोनों चीज़ हो, यूजफुल भी हो और अपीलिंग भी हो, बच्चों को अपील भी करेगी भाई हाँ मैं ये वाला लेता हूँ, और यूजफुल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ले लिया और उसके बाद वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं ग्रामर वाले पार्ट पर। तो ये हो गया अनसीन पैसेज वाला पार्ट, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें की। पेन के ऊपर पैसेज था, इस वजह से मुझे याद आ गया कि बच्चों को अक्सर मैं बात करूंगी कि बहुत ही हाई फाई बहुत महंगे पेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग एग्जाम में हमेशा बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ किया कीजिए, और ऐसा पेन चूज़ कीजिए जो ना बहुत ही पतला पतला लिखता हो, ठीक है, और बहुत स्मूथ लिखता हो। अक्सर कुछ पेन होते हैं जो बहुत मोटा लिखते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हैंड राइटिंग है ना वो बहुत गंदी लगती है। और ये मैंने खुद नोटिस किया है कि 2 या 3 तरीके के, जो सबसे मुझे लगता है वो 5 रुपये का ही पेन आता है। कल परसों ही मैंने रेनॉल्ड का एक पेन खरीदा था ब्लैक कलर का, भाग क्या बढ़िया पेन लिखता है भाई, वो कितना बढ़िया लिखता है। मुझे लगता नहीं अभी भी मेरे पास यहाँ पे पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, मैं आप लोगों को दिखाती। ठीक है, इतना सही पेन लगा वो मुझे, यहाँ पर है या नहीं, 1 मिनट मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो यस, जब बात हो रही है पेन की कि एग्जाम में हम कौन सा पेन यूज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि बॉल पॉइंट पेन ऑब्वियसली सबसे कमाल का होता है। दूसरी चीज, ऐसा पेन चुनो जो थोड़ा पतला लिखता हो और जो इंक ना छोड़ता हो। अक्सर जो मोटी पेन वाले पेन होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना तो उनकी इंक फैलती है, चाहे वो बॉल पेन ही क्यों ना हो, और उससे आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग भी अच्छी लगे, आपकी स्पीड भी अच्छी हो, जैसे मुझे ना पर्सनली ये रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम पेन, और ये बहुत ही सस्ता पेन आता है, मात्र 5 रुपये का आता होगा शायद। ठीक है, मुझे ये 3 मिले थे, नहीं मैंने एक पैकेट ही खरीदा था, 30-35 रुपये का पैकेट था। बट क्या, रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम ब्लैक कलर का है ये, मुझे एग्जाम में OMR शीट भरने के लिए चाहिए था। बट जब मैंने इससे सब चीज़ें लिखी, इतना स्मूथ चलता है और इतना पतला लिखता है, और आपका पेपर बहुत सुंदर लगेगा इससे। ठीक है, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इस तरीके के पेन जो हैं, बहुत ज़्यादा महंगे पेन खरीदने की जरूरत नहीं होती, जेल पेन वगैरह लेने की तो वैसे भी जरूरत नहीं होती। बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करो, ऐसे पेन चूज कर लो जो थोड़ा पतला लिखते हो, ठीक है, जिससे हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली सुंदर दिखती है। बस मेरा यही कंसर्न है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, कंप्लीट एनी 10 of 12 of the following tasks as directed. Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a market research. So क्या दिया है, the special subscriptions of newspaper are well blank space to make reading interesting for school students. चलिए, अब आपको भी तो समय दिया जाएगा थोड़ा सा, जल्दी से बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पर। The special subscription on newspaper are well blank space. Illustrate आपको blank उसमें दिया हुआ है ना। अब आपको इसका बताना है आंसर क्या होगा। Illustrate का करेक्ट फॉर्म यूज करना है आपको, जल्दी से बताइए। पैसिव फॉर्म में यूज करेंगे, हाँ या ना, पैसिव फॉर्म में यूज करेंगे तो आर वेल इलस्ट्रेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इलस्ट्रेटेड। पैसिव फॉर्म की वजह से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, हाँ या नहीं, जल्दी से बताओ। पैसिव फॉर्म की वजह से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा, वेरी नाइस। सो द स्पेशल सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर आर वेल इलस्ट्रेटेड टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Yes, identify the error and write the correction in the given sentence
from a life skills book. The road to success is not the bed of roses. जल्दी से बताओ, द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज. अभी दी बेड ऑफ रोजेज क्लियरली आप लोगों को दिख गया होगा, ये एक तरीके का इडियम है, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई सक्सेस का जो रास्ता है वो कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है, कि फूलों का बिस्तर नहीं है. तो यहाँ पर दी नहीं आता है बच्चों, यहाँ पर दी एरर है और यहाँ पर ए आएगा, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज. करेक्ट इडियम जो है वो ये है, तो दी नहीं आएगा, अ आएगा. ठीक है, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताओ बेटा. यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको भरनी है. आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन. दे ब्लैंक स्पेस सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम. सी सिंस आई लास्ट सॉ देम, जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था, तो यहां पे कौन सा वर्ब आएगा? आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन, मैं बहुत खुश हूं अपने प्लांट्स को वापस से देखकर. दे ब्लैंक स्पेस सो मच, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं जब से मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था. जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो क्या आना चाहिए. क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे. दे हैव ग्रोन सो मच, तो क्या आएगा यहां पर? दे हैव ग्रोन सो मच. क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा. सिंस और फॉर ऑलरेडी हमें मेंशन किया हुआ है, तो जब सिंस और फॉर लगता है क्या रेफर करने के लिए? टाइम फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, पास्ट से लेके अभी तक के, कि मैंने लास्ट टाइम उन्हें तब देखा था, तब से लेके तो अब तक ये कितना ग्रो कर गए हैं, है ना. सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. क्लियर हो गई ये बात? चलिए, हाँ या ना? दे हैव ग्रोन सो मच. यस, हाँ या ना? यस और नो? बिल्कुल, कोई भी चीज टाइम रेफर फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, पर अभी भी उसका रेफरेंस है ना. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट. दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर. रिपोर्ट इट करेक्टली बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग. कंफ्यूजन तो नहीं है ना पिछले वाले में? भाई यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं. आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन, मैं बहुत खुश हूं अपने प्लांट्स को वापस से देखकर. अभी दे ब्लैंक स्पेस सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम, जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था, है ना, जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था तब से लेके वो अब तक कितना ग्रो कर गए हैं. लिया है, दिया है, गया है, कोई भी पास्ट में काम था, अभी भी उसका रेफरेंस है, अभी भी उसका रेलेवेंस है, मैंने पास्ट में उनको देखा था. भाई इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं? टाइम फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दैट्स व्हाई हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया है हम लोगों ने, ठीक है ना. बिल्कुल. सो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें में दिक्कत आ रही है कि मैम ग्रामर के ये क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं, सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वन शॉट वीडियोस डाले हुए हैं, जाइए चैनल पे चेक कीजिए, वीडियोस देखिए, सारे सवाल निकल जाएंगे. इससे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने. दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर. अब देखो इसने बोला है, हमें इसे क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो सेड टू किस में बदल जाता है बेटा? सेड टू बदल जाता है टोल्ड में. दे टोल्ड द गाइड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर दैट लगा दिया. वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर. बताओ क्या आएगा? दे वुड लव टू. जल्दी से बना दो, मैं थोड़ा सा टाइम तुम्हें देना चाहूंगी. दे वुड लव टू कम देयर अगेन दी नेक्स्ट ईयर. क्या इस तरीके से ही कुछ बनेगा? सोचो 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 सोचो. दैट दे वुड, हाँ बेटा देखो यहां पर दिया हुआ है वी वुड, ये ऐसा का ऐसा रहेगा. वुड में कोई चेंज नहीं होता है. नंबर 2, यहां पर वी दिया हुआ है. अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैम हम यहां पर क्या चेंज करें. देखो जब भी यहां पर वी दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया होगा दे, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? दे. दे टोल्ड दी गाइड दैट दे वुड लव टू. जल्दी से, मैं चाहती हूं तुम लोग आंसर दो. बिल्कुल, कम देयर अगेन दी नेक्स्ट ईयर. हाँ या ना? पक्की बात है? क्या कम गो में चेंज होगा? तुम्हारे ही तो आंसर का वेट कर रही हूं मैं, मुझे बताओ. अरे ऐसे कैसे? क्या कम को आप गो में चेंज करते हैं या नहीं करते?
जल्दी से बताइए। पता है मुझे मैं यही तो देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने बढ़िया तरीके से जवाब दे पाते हो। हाँ पता है मुझे बेटा, आई नो, ये सारी चीज़ें मैं करा करा के थक गई हूँ तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, कोई पहली बार नहीं करा रही हूँ, पहली बार करा रही हूँ। इतने सारे वन शॉट जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी जो हैं हो चुके हैं, एंड आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो जो क्लासेस हैं पुरानी वाली वो देखी हैं या नहीं, बट यप, हम सभी क्वेश्चंस जो हैं वो पहले कर चुके हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, प्लेलिस्ट ना मैं आप लोगों के लिए एक बनवा दूंगी, जो भी पुराने वाले टॉपिक्स हैं ना, मैं उनकी सबकी प्लेलिस्ट जो है मैं बनवा दूंगी, आप चिंता मत करो, जल्दी ही आपको उन सबकी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। कुछ की तो होगी भी, मैं चैनल पे ही चेक कर रही थी कि अगर प्लेलिस्ट होती तो मैं अभी की अभी आप लोगों को दे देती। जल्दी बताइए। देखो, अब आपने 2 से 3 चीज यहां पर गड़बड़ कर दी है ना। क्या चीजें गड़बड़ करी? देखो, दे आएगा, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है? दे वुड ऐसा का ऐसा लगेगा, दे वुड लव टू। गो में चेंज आप उसे करेंगे, दे वुड लव टू गो। हियर किस में बदल जाएगा? देयर में, देयर। नेक्स्ट ईयर किस में बदल जाता है? दी फॉलोइंग ईयर में, ठीक है। टू गो देयर अगेन दी फॉलोइंग ईयर। बना लोगे? आगे लिख देती हूँ ना, दे वुड लव टू। यही गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं, यही गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। दे वुड लव टू गो देयर अगेन दी फॉलोइंग ईयर, ठीक है। उन्होंने उनको बताया कि वो वहां पर वापस से जाना पसंद करेंगे अगले साल। क्लियर हो गई? हाँ या ना? यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर भी आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। दे टोल्ड द गाइड दैट दे वुड लव टू गो देयर अगेन दी फॉलोइंग ईयर लिखना, क्योंकि वही गलतियां ये यहां पर मैंने क्यों आपको लिख के बताया, रीजन यही था कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम भूल जाते हैं। ये चीजें जैसे हमने वुड वाला तो यहां पर कर दिया, ये चेंज कर दिया, बट हम इसको अक्सर चेंज करना भूल जाते हैं, हम इसको अक्सर चेंज करना भूल जाते हैं, हम इसको अक्सर चेंज करना भूल जाते हैं, राइट। तो मैंने तीनों जगह यही मिस्टेक्स मैंने आपको बताई कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यस, यहां पर बस दी नेक्स्ट ईयर की जगह फॉलोइंग ईयर कर लो, ठीक है। चलो, fill in the blank by choosing the correct option to complete the conclusion of a letter of placing order. There would be no compromise, blank space, the quality of items supplied. There would be no compromise, regards, regard, regardless या regarding, कोई भी compromise. There would be no compromise, blank space, the quality. किसके किसके? बहुत सिंपल है, इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो इस चीज का। बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो, क्या हैगा? यस, रिगार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो चीजें हैं यहां पर, रिगार्डिंग का यूज करते हैं अबाउट, कंसर्निंग वाले केस में। तो देखो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्यों आया? रूल क्या लग रहा है? प्रेपोजिशंस, करेक्ट यूजेज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या दिया है? द करेक्ट प्रेपोजिशन आफ्टर कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज के बाद जो करेक्ट प्रेपोजिशन होगा व्हेन रेफरिंग टू अ टॉपिक इज रिगार्डिंग, जब हम क्या कर रहे हैं? अबाउट या कंसर्निंग बात में के टर्म्स में कर रहे हैं। दूसरा, रिगार्ड्स इज अ क्लोजिंग इन लेटर्स, राइट। रिगार्ड इज अ नाउन, रिगार्डलेस मीन्स डेस्पाइट, विच इज इनकरेक्ट। तो तीनों ऑप्शंस आपको पता चल गए। रिगार्ड्स हम कब यूज करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा मेल्स वगैरह में हम नीचे लिखते हैं ना, यस।
तो ये तो रिगार्ड्स तो क्लोजिंग में यूज करते हैं लेटर की। नंबर 2, रिगार्ड क्या है, ये तो एक नाउन है। रिगार्डलेस क्या हो गया, डेस्पाइट, तो यहाँ पर के बावजूद के केस में तो यूज हो नहीं रहा है, डेस्पाइट द क्वालिटी ऑफ, नहीं ना, नो कॉम्प्रोमाइज। सो देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज किसी चीज के रिगार्डिंग, तो अबाउट या कंसर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, रिगार्डिंग डाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डू नॉट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वार्नड हिम। रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस करेक्टली। अब वापस से गलती मत करना, पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि एक तो नेगेटिव सेंटेंस है, शी वार्नड हिम, उसने उसको वार्न किया। Do not try mending the trousers yourself. She warned him. अब यहां पर नेगेटिव है तो क्या होगा, गलती जो है अक्सर बच्चे करते हैं वो लिखते हैं टू नॉट, है ना। अगर मैं लिख दूं टू नॉट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, तो क्या ये सही होगा? सोचो, नेगेटिव सेंटेंस होता है, वार्न कर दिया है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो आप कैसे बनाएंगे? वेरी गुड, टू नॉट नहीं होता बेटा, नॉट टू होता है। नॉट टू ट्राई मेंडिंग दी ट्राउजर्स। क्या योरसेल्फ ऐसा का ऐसा आएगा, बताओ? सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। राइट, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, इसीलिए शी वार्नड हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ, यहां पर हमने आपके लिए लिख दिया है। इंपैरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव होता है तो हम नॉट टू लगाते हैं, ये याद रखना, टू नॉट नहीं लगाते। ठीक है, नॉट टू आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कंप्लीट द ओपिनियन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओपिनियन कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी, कैसा भाई एक्सपीरियंस किसका, मूवी देखने का, उसने मुझे कैसा कैसा फील करवाया, कैसा छोड़ दिया उसने मुझे। ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। लेफ्ट मी हैविंग फेल्ट, लेफ्ट मी फीलिंग, लेफ्ट मी फेल्ट या लेफ्ट मी फील्स। सोचो, लेफ्ट मी के बाद क्या आएगा, सोचोगे तो ही तो जवाब दे पाओगे। क्या फीलिंग आएगा क्या? लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, सोचो। लेफ्ट मी फीलिंग हाउ, जल्दी यार, फिर हमें अपने वो भी तो करने हैं अभी। यस, बिल्कुल, लेफ्ट मी फीलिंग grateful for knowing the importance of being empathetic to others. Next one, select the option that correctly identifies the error and the correction. Select the option that correctly identifies the error and the correction. जुकाम, एक तो ठंडा हो गया है ज्यादा ही कमरा। Which kind of person does something like that? Which kind of person, क्या ये सही है? Which kind of person, क्या ये सही है? सोचो, Which kind of person, ये दिया हुआ है, कौन सा एरर है? विच की जगह वॉट आएगा, काइंड की जगह काइंड आएगा, समथिंग की जगह समथिंग आएगा, दैट की जगह दिस आएगा। साफ दिख रहा है हमें, विच नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। क्या आएगा? वॉट। ऑप्शन नंबर ए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। जब हमें काइंड बताना है, कोई कैटेगरी के बारे में बात होती है ना, तब हम वॉट देते हैं। विच तो क्या होता है, जब हमें अलग अलग टाइप दिया हो, उस टाइप से बात करते हैं हम, ठीक है ना। यस, सो व्हाट काइंड ऑफ, टू आस्क अबाउट कैटेगरी, जब हम कैटेगरी या टाइप की बात करते हैं तो हम व्हाट काइंड ऑफ बोलते हैं। विच हम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास चॉइसेस है, लिमिटेड है या नोन है, ठीक है। नॉट द केस हियर, वो यहां पर है नहीं। चलो, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। शी सेड टू हर, आर यू जॉइनिंग अस फॉर द लंच। शी सेड टू हर, आर यू जॉइनिंग अस फॉर द लंच। चेंज कर दो भाई, 3 क्वेश्चंस निकल कर आ गए अभी तक रिपोर्टेड स्पीच में से, देख रहे हो ना। तो नैरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी देखो। एक तो आ गया आपका इंपैरेटिव सेंटेंस में से, एक दे दिया अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में से, और एक और दे दिया था आपको जो स्टार्टिंग में हमने किया था, है ना, टेंस का। तो अब इंटेरोगेटिव है, शी सेड टू हर सिस्टर आर यू, कौन सा वाला इंटेरोगेटिव है? यस और नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव है। फटाफट से बना दो, क्या यूज करके बनाओगे? इफ या वेदर करके बनाओगे। अब ये किसके अंदर है? आर यू जॉइनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है, किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जल्दी से बना दो। सारी चीजें तो मैंने बता दी है, सारी चीजें तो बता दी बेटा, अब तो बना सकते हो, हाँ या ना। वेरी गुड। शी आस्क्ड हर सिस्टर, सेड टू सबसे पहले किस में चेंज होगा? शी आस्क्ड हर सिस्टर, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नहीं रहता है सेंटेंस, यू है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? सिस्टर। इफ शी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज जॉइनिंग
अस, जल्दी से बोलो, देम में, बहुत बढ़िया, देम, क्या बोलो, फॉर लंच, दैट, टुडे किस में बदल जाएगा, दैट डे में, हाँ या ना, मुझे जानना है, ज्वाइनिंग देम फॉर लंच, टुडे किस में बदलता है, दैट डे में, वेरी गुड। फॉर लंच दैट डे, ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो फटाफट से। ठीक है, यहां पर ठीक है, fill in the blank with the correct option from those given in the bracket. Everyone is saying that Farhan's chances are bright in the upcoming tournament and she blank space become the youngest football player ever. अभी everyone is saying, हर कोई कह रहा है कि फरहान के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं in the upcoming tournament and she must become the youngest football player या she may become the youngest football player. बताओ, मस्ट आएगा, मे क्या सोच शो करता है, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी ही यहां पर बोली जा रही है कि भाई वो बहुत अच्छा है, चांसेस अच्छे हैं, चांसेस अच्छे हैं मतलब पॉसिबिलिटी है, तो दैट्स वाई हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। मे किस लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, वेरी नाइस। मोस्ट मस्ट किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए होता है, इंटरनल ऑब्लिगेशंस के लिए होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ब्लैंक स्पेस, स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, blank space, student in the class submitted their assignment on time, all student in the class, one student in the class submitted their आया हुआ है, बट यहाँ पर तो every student in the class submitted their assignment on time या a student in the class, क्या आएगा बेटा, हाँ वेरी गुड। इनमें आप देखोगे कि एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ने क्लास के सबमिट किया उनका असाइनमेंट टाइम पर, राइट, एवरी आएगा यहां पर, एवरी इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, एवरी स्टूडेंट, इट मींस हर एक बच्चे ने, जो इस सेंटेंस के अंदर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज ब्लैंक स्पेस वाटर इन इट सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज, क्या कह रहे हैं, आई लुक्ड इनसाइड द बकेट, मैंने बकेट के अंदर देखा, अभी डिटर्मिनर्स वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है, एंड सॉ देयर वाज, और मैंने देखा कि उसके अंदर पानी जो है वो कितना है, लिटिल है, एनी है, फ्यू है या लीस्ट है, इन इट, अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा, सो दे हैड टू ऐड मोर, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा उसे यूज करने के लिए, तो मतलब ना के बराबर पानी है ऑलमोस्ट, कहने का मतलब तो यही हुआ, हाँ या ना, अनकाउंटेबल, हाँ बिल्कुल, ना के बराबर पानी है तभी तो और डालना पड़ रहा है, तो लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, दी लिटिल, मैंने बताया था, लिटिल क्या होता है जब ना के बराबर होता है, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और दी लिटिल हो जाता है थोड़ा सारा, ठीक है, तो ये बताया हुआ है आपको, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, तो हमने यहां पर लगा दिया। फ्यू जो है फॉर काउंटेबल, एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, लीस्ट इज सुपरलेटिव, डजंट फिट ग्रामेटिकली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, राइटिंग सेक्शन पर आ जाते हैं। भैया राइटिंग सेक्शन के मजेदार क्वेश्चंस दिए थे, फॉर्मेट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज अगेन बोल रही हूँ, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश के सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं वो डले हुए हैं। ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चंस इन राइटिंग सेक्शंस आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस, ठीक है, सब इमेजिनरी है, असेसमेंट पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। एज वैभव, द क्लब इन चार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, यू स्ट्रांगली बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इको क्लब्स इन स्कूल्स इन द रूरल एरियाज सराउंडिंग योर सिटी टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। राइट अ लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ योर सिटी इन अबाउट 120 वर्ड्स हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड सजेस्टिंग द नीड टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन दीज स्कूल्स। एक बार खुद भी रीड करो, एक बार खुद से भी रीड करो। एज वैभव, वैभव के तौर पर, एज वैभव द क्लब इन चार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, क्या हो, क्लब इंचार्ज हो अपने स्कूल के इकोलॉजी क्लब के, यू स्ट्रांगली बिलीव इन द इंपॉर्टेंस, आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो किसके अंदर, इन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इको क्लब्स, कि भाई इको क्लब्स आपको स्टार्ट करने चाहिए स्कूल के अंदर, रूरल एरियाज में, सराउंडिंग योर सिटी, जो आपकी सिटी के आसपास हैं, टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। सो राइट अ लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ योर सिटी, तो आपको एक लेटर टू एडिटर लिखना है, एजुकेशन सेक्रेटरी को हमारी सिटी के 120 वर्ड्स में, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड सजेस्टिंग द नीड टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन दीज
स्कूल्स बहुत इजी है, आप आराम से लिख लोगे। स्टार्टिंग में देख लो, सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ लिखोगे। सेंडर्स एड्रेस आएगा सबसे पहले 757G रेनबो पब्लिक स्कूल, MG रोड, जयपुर। क्या यहाँ पर दिया हुआ था? नहीं, तो हमें खुद बना के लिखना है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। चलिए, अपना नाम यहां पर मेंशन नहीं करते हैं। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, एक लाइन का गैप, डेट जो होती है यहां पर कॉमा मत लगाइएगा। लगा सकते हैं, अगेन बोल रही हूं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लगा सकते हो चाहो तो, वरना मत लगाना, ऑप्शनल होता है। डेट का जो फॉर्मेट होता है बेटा वो यही होता है, पहले डेट लिखते हो, फिर मंथ लिखते हो, और फिर ईयर बेटा आप लोग लिखते हैं। तो पहले डेट आई, फिर मंथ आई, फिर ईयर आ गया, और ये एक लाइन का गैप देने के बाद भी लिखना होता है। नंबर 2, आप जब भी बात कर रहे हैं किसी भी चीज को लिखने की, कोई भी नाम वगैरह कुछ भी लिख रहे हो, तो बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे जो हैं सब कुछ कैप्स में लिखने लग जाते हैं। ये वाली गलती मत करना यार, ऐसे कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता है ना। आप हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखिएगा, जैसे रेनबो का R कैपिटल, पब्लिक का P कैपिटल, स्कूल का S कैपिटल, MG रोड, जयपुर, फलाना फलाना, एक लाइन का गैप। अब अगेन 2 से 3 चीजें हैं, आप 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो मत लिखिएगा। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूं कि हम ना लिखें, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप लिख भी देंगे 2, इसके नंबर नहीं कटेंगे, पर नहीं लिखना होता है। जहां तक हम फॉर्मेट अभी तक फॉलो करते आए हुए हैं, हम नहीं लिखते हैं। कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया होता स्पेसिफिकली कि आपको लिखना ही लिखना है, आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, इस तरीके की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई दी एजुकेशन सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जयपुर बेस्ट है, मत लिखो बेशक, ठीक है, बट लिख भी सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है आप 2 पाएंगे CBSE के फॉर्मेट के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन का गैप देके सब्जेक्ट लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस इको क्लब्स इन रूरल स्कूल्स। नंबर नहीं कटेंगे, फिर से बोल रही हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 2 लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे और नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। ओके, रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस इको क्लब्स इन रूरल स्कूल, 5 से 6 वर्ड्स, इससे ज्यादा लंबा आपका सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन में से ही उठा के लिख देना है, जैसे रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस इको क्लब्स इन रूरल स्कूल्स। आप यहां पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस करना है हमें, अवेयरनेस एंड सजेस्टिंग दैट नीड टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन दिस स्कूल। तो नीड की जगह हमने लिख दिया रिक्वेस्ट टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन स्कूल्स, दैट्स इट, इन रूरल स्कूल्स। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अगेन सर और मैम भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम लिख सकते हो। कॉमा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो मत लगाओ। मैं प्रेफर करती हूं कि ना लगाएं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप लगा भी देंगे, यहां पर हर जगह कॉमा नहीं लगाना है कि यहां 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 हर जगह कॉमा, कि 2 के बाद भी कॉमा, इसके बाद कॉमा, इसके बाद कॉमा, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ जगह ऐसी हैं जो ऑप्शनल होती हैं, जैसे 2 लिखना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो मत लिखिए। नंबर 2 जो चीज ऑप्शनल है वो है इसके बाद सैल्यूटेशन के बाद कॉमा, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा, नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइएगा, इनके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपका जो लेटर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले में आप इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद वाले में आप बताते हैं कि उसकी क्या जरूरत है, क्यों ऐसा करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, एंड लास्ट में आप सोल्यूशन या कंक्लूड अपना कर देते हैं लेटर। जैसे आई एम वैभव, क्लब इंचार्ज ऑफ द इकोलॉजी क्लब एट रेनबो पब्लिक स्कूल, आई एम राइटिंग टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग अप इको क्लब्स इन रूरल एरियाज। मैं क्यों लिख रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग वाले में पर्पस दे दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज एसेंशियल टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड फाइट चैलेंजेस। अभी क्यों जरूरी है ना, नीड्स के ऊपर ही तो बताया है, क्यों जरूरी है यही तो हम बताएंगे कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा असेंशियल है टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, एंड फाइट चैलेंजेस लाइक डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। और किस तरीके के चैलेंज को फाइट करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। स्टार्टिंग इको क्लब्स इन रूरल एरियाज विद टीच। अब इसका फायदा क्या होगा वो हमने लिख दिया, वैल्यू ऑफ नेचर पता चलेगा, इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। इन सब के अंदर क्या होगा, मतलब इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर ये अलग अलग एक्टिविटीज हम ऐड कर सकते हैं ताकि लोगों के अंदर हम नेचर के इंपॉर्टेंस वाली चीजें जो है वो डाल सके। लास्ट, दीज क्लब्स कैन हेल्प बिल्ड अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वी रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेटिंग विद एनजीओज टू मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल। तो ये जो क्लब है ये मदद कर सकते हैं बिल्ड अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। कैसे सिटीजन्स की हम एक जनरेशन बना सकते हैं जो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है, राइट। वी रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। हमें आपके डिपार्टमेंट से सपोर्ट चाहिए इन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेटिंग विद एनजीओज टू मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल। थैंक यू, योर सिंसियरली वैभव, क्लब इंचार्ज, रेनबो पब्लिक स्कूल। दैट्स इट। अगेन योर सिंसियरली के बाद जो कॉमा है वो ऑप्शनल है, फिर बोल रही हूं
क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा था, बार बार बच्चे जब भी मैं क्लास लेती थी तो पूछते थे मैम हमें स्कूल में बताया जा रहा है कॉमा लगाने के लिए, हमें बुक्स में बताया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज ऑप्शनल, इफ यू वांट आप लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो बेशक आप मत लगाइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अस्मिता द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ साइबर अटैक्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज after affecting individuals across all the demographics. Write a letter to the editor. अब write a letter to the editor, letter to the editor. editor वाले मैंने आपको 100 बार बताए हैं पहले कैसे लिखने होते हैं, ठीक है। तो एज अस्मिता होने के तौर पे जो वाइस हेड गर्ल है विद्या मंदिर की, आप अवेयर है इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ साइबर अटैक, कि आजकल कितना ज्यादा साइबर अटैक जो है वो बढ़ गया है, एंड अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज जो इंडिविजुअल्स अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, मतलब सब जगह लोगों को इफेक्ट कर रहा है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स स्ट्रेसिंग द अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी अमंग ऑल एज ग्रुप्स। तो हमें किसके ऊपर लिखना है बेसिकली, अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी, ठीक है। हाईलाइट द चैलेंजेस पोज्ड बाय साइबर थ्रेट्स, अब हमें प्रॉब्लम्स बतानी है कि साइबर थ्रेट्स वाली प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं इन साइबर थ्रेट्स की वजह से, एंड प्रपोज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस ग्रोइंग इशू, और हमें सॉल्यूशन भी डालने हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या बता देंगे, स्टार्टिंग में हम अपना इंट्रोडक्शन डाल देंगे, उसके बाद हम 2 पैराग्राफ्स के अंदर क्या डालेंगे, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस डालेंगे, 3 प्रॉब्लम्स दे देना, 1-2 सॉल्यूशन दे देना, कंक्लूड कर देना। आप लोगों को फिक्स्ड लाइंस बताई हुई है, आप अगर जाके लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखोगे वहां से आप वो फिक्स्ड लाइंस उठा सकते हो, अभी भी मैं आपको फिक्स्ड लाइंस बता दूंगी, और अगर नहीं उठानी है अपने तरीके से लिखना है तो वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 9, रोहिणी, न्यू दिल्ली, दिस, देन आपने डेट डाला, देन स्पेस दिया, टू दी एडिटर, दी नेशनल हेराल्ड, न्यू दिल्ली। अगेन इट्स ऑप्शनल, इफ यू वांट टू राइट टू आप लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखना बेटा, वैसे नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बट इट इज टोटली ऑप्शनल, इफ यू वांट टू राइट आप लिख देना, अगर नहीं लिखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, दोनों ही ठीक है। प्रमोटिंग डिजिटल सिक्योरिटी अमंग ऑल एज ग्रुप, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अगेन यहां पर जो कॉमा है वो ऑप्शनल है। I am Amita, vice head girl of Vidya Mandir. I wish to use your esteemed newspaper to highlight the urgent need for digital security awareness among all age groups. अभी इसकी जगह ना आप एक चीज और कर सकते हो, ठीक है, यहां पर आपको अपने बारे में नहीं बताना है, मैं यहां पे वो फिक्स्ड वाली लाइंस लिख देती हूं, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है ना, यस। तो एक सेकेंड, अपन ने जो लाइंस याद की हुई है ना वो लाइंस आपको बता देती हूँ, यस, बाकी सब आप यहीं से उठा के लिख लेना, ठीक है। चलो क्या लाइंस हमने याद की हुई थी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड newspaper I would like to highlight the urgent need for digital security awareness among all age groups, as simple as that। अपना इंट्रोडक्शन मत डालना वहां पे, ठीक है ना, लेटर टू एडिटर में स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन नहीं डालना होता है, आपको पर्पस बताना होता है फर्स्ट वाले के अंदर। यप, with increasing cyber crimes like identity theft, phishing and data breaches, people, especially children and the elderly, are at serious risk, ठीक है। Many individuals lack proper knowledge about secure browsing, strong passwords and scan detection। हमने प्रॉब्लम डाल दिया, क्या प्रॉब्लम डाला कि इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग एंड डेटा ब्रीचेस की वजह से पीपल, खास तौर पे स्पेशली बच्चे एंड एल्डरली, बूढ़े, आर एट सीरियस रिस्क, वो बहुत बड़े रिस्क पर हैं। मेनी इंडिविजुअल्स लैक प्रॉपर नॉलेज, बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, अबाउट सिक्योर ब्राउजिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड स्कैम डिटेक्शन, कि कैसे आप स्कैम को डिटेक्ट कर सकते हो, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हो और सिक्योर ब्राउजिंग कर सकते हो। टू टैकल दिस, इसे टैकल करने के लिए अभी हम सोल्यूशन डाल रहे हैं। स्कूल्स, ऑफिसेज एंड कम्युनिटीज शुड ऑर्गेनाइज डिजिटल सेफ्टी वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस ड्राइव, वर्कशॉप स्टार्ट करनी चाहिए, अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट करनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो प्रमोट डिजिटल हाइजीन थ्रू कैंपेन्स एंड स्ट्रिक्टर साइबर सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है, सरकार को भी क्या करना चाहिए, डिजिटल हाइजीन और प्रमोट करनी चाहिए थ्रू कैंपेन्स और स्ट्रिक्टर साइबर सिक्योरिटी रूल्स जो है वो आने चाहिए। आई होप दिस कंसर्न्स फाइंड स्पेस इन योर पब्लिकेशन। ये कंक्लूजन हो गया, टू क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस एंड एनकरेज कलेक्टिव एक्शन। जरूरी नहीं है आपका पूरा
का पूरा लेटर एक ही पेज में आए, ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं। तो बच्चे बहुत बार सवाल करते हैं कि मैम एक ही पेज में लिखना जरूरी है क्या? नहीं, लिखना शुरू करो हमेशा एक फ्रेश पेज से, पर वो अगले पेज पर जाएगा ही जाएगा। एक पेज में लिखने की वजह से आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएंगी जो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट। यस, योर सिंसियरली अमिता, वाइस हेड गर्ल, विद्या मंदिर स्कूल। अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, लास्ट में अपने बारे में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? You are the president of the debate society in your school. Two guest speakers, Mr. Ranjan Sharma and Miss Meera Kapoor, have written to express their interest in participating in your upcoming debate competition. Below are excerpts from their letters. अभी दो यू आर प्रेसिडेंट ऑफ डिबेट सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो आप स्कूल के अंदर। दो गेस्ट स्पीकर है, मिस्टर रंजन शर्मा और मिस मीरा कपूर। ठीक है, हैव रिटन टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग। उन्होंने लिखा है कि भाई वो इंटरेस्ट है उनका, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसके अंदर, अपकमिंग डिबेट कॉम्पिटिशन के अंदर। दोनों ने अपना अपना मत रखा है, जैसे ये रहा एक्सर्प्ट 1 और एक्सर्प्ट 2। अब इन दोनों को एनालाइज करके आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन इन अ पैराग्राफ जस्टिफाइंग विच गेस्ट स्पीकर, कि कौन सा जो गेस्ट स्पीकर है वुड बी अ बेटर चॉइस। तो दोनों को पढ़ो, एनालाइज करो और फिर रीजन बताओ। कंसिडर फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस, रेलेवेंस, टॉपिक एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। इन चारों टॉपिक्स को दिमाग में रखते हुए आपको एनालाइज करना है और फिर लिखना है कि कौन सा बेटर है। ठीक है, तो हमने देखा मिस्टर रंजन शर्मा, आई एम थ्रिल्ड टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग एज अ गेस्ट स्पीकर एट योर स्कूल्स डिबेट कॉम्पिटिशन विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पब्लिक स्पीकर। तो सबसे पहली चीज, इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है ना। इसको कितने साल का है वो भी हम देखेंगे। एंड डिबेट कोच भी है ये। ठीक है, आई हैव गाइडेड न्यूमरस स्टूडेंट्स टू सक्सेस इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस खिला चुका है। माई अप्रोच फोकस ऑन एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड फॉस्टरिंग अ पैशन फॉर डिबेटिंग। एनकरेज करता है ये क्रिटिकल थिंकिंग को। आई हैव प्रीवियसली स्पोकन एट वेरियस स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, ऑफन रिसीविंग पॉजिटिव फीडबैक फॉर माई एंगेजिंग सेशंस। तो सेशंस जो होते हैं इनके काफी एंगेजिंग होते हैं, काफी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल इनसाइट्स ले चुका है। आई बिलीव माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन इंस्पायर एंड एम्पावर योर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन डिबेटिंग। कि भाई मैं बढ़िया कर सकता हूं तुम्हारे स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्या है, मिस मीरा कपूर, इट वुड बी अ प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन अ गेस्ट स्पीकर एट योर स्कूल्स अपकमिंग। प्रिविलेज होगा डिबेट कॉम्पिटिशन में। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल डिबेट फॉरम्स। अब देखो यहां पर इसने मेंशन कर दिया कि भाई मैं तो इंटरनेशनल डिबेट फॉरम्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूं, राइट। एंड हैव वन accolades फॉर माई आर्ग्यूमेंट्स ऑन ग्लोबल एंड सोशल इश्यूज। तो मैं बहुत सारी चीजें जीत भी चुकी हूँ। आप देखो इसने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई कि मुझे प्राइज मिले हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी हूँ। माई स्ट्रेंथ लाई इन कनेक्टिंग विद यंग ऑडियंसेस एंड मेकिंग डिबेट्स रेलेवेंट टू रियल वर्ल्ड। अगेन यंग ऑडियंस को कनेक्ट कर पाती हूँ, मेरे डिबेट्स जो है वो रेलेवेंट है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेबल है। एम्फेसाइज हाउ डिबेटिंग कैन इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। देखिए कितनी सारी चीजों के ऊपर बात करना जानती है ये, कि पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स पर ध्यान देती हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग माई जर्नी एंड एक्सपीरियंस विद योर स्टूडेंट्स टू इंस्पायर देम टू यूज डिबेटिंग एज अ टूल फॉर दी पर्सनल ग्रोथ। तो आई पर्सनली फील कि मिस मीरा कपूर जो है वो ज्यादा बेटर है ना। हाँ या ना? बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि बेस्ड ऑन द लेटर्स फ्रॉम मिस्टर रंजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर, मिस कपूर वुड बी द बेटर गेस्ट स्पीकर फॉर द अपकमिंग डिबेट कॉम्पिटिशन। हर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, टोल्ड यू उसका एक्सपीरियंस 10 साल का था, इसका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है। एंड फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एंड ग्लोबल इश्यूज। मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया था जो जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है जब आप बता रहे हो कि ये बेटर क्यों है। यही होता है एनालिसिस, ठीक है ना। सो आपको बताना है कि वो उससे बेटर क्यों है। Make her sessions highly relevant and inspiring for students. She also highlights how debating builds confidence in interpersonal skills. Again, I told you जो चीजें अंडरलाइन, मेन पॉइंट्स, कीवर्ड्स, की पॉइंट्स उठाकर यहां पर डाल दो और वही रीजन बता दो कि इसकी वजह से इसको ही बनना चाहिए। ठीक है, मिस्टर शर्मा इज एन एक्सपीरियंस्ड कोच विद नेशनल लेवल। हालांकि मिस्टर शर्मा जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड कोच हैं नेशनल लेवल की सक्सेस के साथ। उनकी जो अप्रोच है अपीयर्स मोर टेक्निकल, है ना, उनकी अप्रोच ज्यादा टेक्निकल है और दूसरी वाली की अप्रोच ज्यादा रिलेटेबल है। वो मिस कपूर एबिलिटी कनेक्ट विद यंग ऑडियंस एंड लिंक डिबेटिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। सी आई टोल्ड यू कि रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करके वो बताती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा एंगेजिंग और मोटिवेटिंग चॉइस हो जाती है। हर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड एम्फेसिस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट सूट द नीड्स फॉर हाई स्कूल डिबेटर्स बेटर। और उनका ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो ये जोर दे रही हैं, ये ज्यादा सूट करता है बच्चों की नीड्स को, कि इस चीज की बच्चों को ज्यादा जरूरत है टेक्निकल होने के कंपैरिजन में। इजी था, लिख दिया हमने सारी चीजें। तो वही बोल रही हूँ कि आपने दोनों में देखा जो बेटर आपको लगा इससे, और फिर आपने रीजन डाला कि भाई आपको क्यों बेटर लगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इसमें ही दिया हुआ है, यहां से ही पॉइंट्स उठाकर हमको लिखना होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Jaspreet class 10th is known for her creativity, excellent communication skills and ability to think outside the box. However, she sometimes struggles with time management and prefers collaborative efforts over working solo. She has been assigned an art integrated project presentation and must choose a partner from Sunaina, Tabassum and Alice. 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, सुनैना, तबस्सुम और एलिस, इसमें से उसे चुनना है, ठीक है ना। अब किस चीज के लिए चुना गया? शी हैज बीन असाइंड फॉर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, और 3 लोग हैं उसमें से अब इसको चुनना है, ठीक है। अब ये किसके अंदर? हाउएवर शी समटाइम्स स्ट्रगल्स, ये किस में स्ट्रगल करती है? टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेफर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। टाइम मैनेजमेंट में सफर करती है और ये प्रेफर करती है कि भाई अकेले काम ना किया जाए, ग्रुप में काम किया जाए। तो उन तीनों में से उसे चुनना है, तो अब वो किस बेस पे चुनेगी जिसमें बेस्ट फीचर्स होंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत, कंसिडर एस्पेक्ट्स सच एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स, टीम वर्क, प्रोजेक्ट्स, रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो पढ़ो, तीनों का पढ़ लो और फिर लिखना। बेटा ये प्रैक्टिस से ही आता है, इन सब की क्लासेस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाई हुई हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह जो होते हैं ये किस तरीके से लिखने होते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स इसके अंदर से उठाने होते हैं, ठीक है। अब की बार जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यूजुअली आपको पाई चार्ट, ग्राफ, कोई टेबल, ऐसी चीजें दी होती है। अब की बार ये सब दिया हुआ है तो ये और इजी है। सुनैना इज हाईली डिसिप्लिन्ड एंड एक्सेल्स इन मीटिंग डेडलाइंस। अब ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, हम सबके एक बार कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, और डेडलाइंस मीट करने में जबरदस्त है। शी इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी हैं एंड एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली, और मल्टीपल टास्क जो है एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। हाउएवर शी इज स्लाइटली रिजर्व्ड एंड प्रेफर्स वर्किंग इन स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स, पर थोड़ी सी रिजर्व्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है? तबस्सुम एंथुसियास्टिक एंड स्पॉन्टेनियस है विद अ टैलेंट फॉर जनरेटिंग यूनिक आइडियाज बहुत अच्छे जनरेट कर लेती है। शी इज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, थ्राइव्स इन क्रिएटिव सेटिंग। अभी हमें क्या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए हमें चाहिए, ठीक है। हाउएवर शी ओकेजनली स्ट्रगल्स टू स्टे फोकस्ड ऑन टास्क एंड कंप्लीट देम ऑन टाइम, पर टाइम मैनेजमेंट में तो उसको भी दिक्कत हो रही है, पर इसको ले लेंगे तो क्या वो भी कर पाएगा? तीसरा देख लेते हैं। एलिस इज कॉन्फिडेंट एंड आर्टिकुलेट विद अ फ्लेयर फॉर डिलीवरिंग पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन। शी इज डिटेल ओरिएंटेड एंड इंश्योर्स दैट फाइनल प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, वेरी गुड। हाउएवर शी समटाइम्स प्रेफर्स टू टेक कंट्रोल एंड मे ओवरलुक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। अब आप तीनों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर है कि तीनों में से सबसे बेटर कौन है। बोल बोल के तो गला सूख गया मेरा, बताओ बताओ बेटर कौन है। हर एक में कोई ना कोई हमें कमी दिखाई दे रही है, बट अगर हम बेस्ट चॉइस देखें तो हमें लगता है कि सुनैना जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड भी है। डेडलाइंस मीट हो जाएंगी तो मतलब टाइम मैनेज कर पाती है लड़की, हाँ या ना। टाइम मैनेज, तो वही टाइम मैनेजमेंट में उसे दिक्कत आ रही थी। शी इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी हैं, एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क अच्छे से हैंडल कर लेती है, तो सब कुछ बढ़िया है। सुनैना को डाल देते हैं हम। सो यस, सुनैना वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत इन द आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। जसप्रीत इज क्रिएटिव एंड गुड एट कम्युनिकेशन बट शी स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो वो आर्ट में अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन में अच्छी है, पर वहीं पर सुनैना जो है वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छी है। तो दोनों साथ में मिल जाएंगी तो चीज ठीक हो जाएगी। सुनैना स्ट्रेंथ लाइज इन हर डिसिप्लिन एंड एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस। डिसिप्लिन्ड है, डेडलाइंस अच्छे से मीट कर लेती है, विच वुड बैलेंस जसप्रीत वीकनेस, है ना। डेडलाइन मीट नहीं कर पाती, टाइम मैनेज नहीं कर पाती, तो जसप्रीत की जो वीकनेस है वही हमें भरनी है। हर स्ट्रक्चर्ड वर्किंग स्टाइल विल एंश्योर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। स्ट्रक्चर्ड वर्क करती है तो जिसकी वजह से टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा काम। ऑल्दो सुनैना इज अ बिट रिजर्व्ड, हालांकि सुनैना रिजर्व्ड है, हर ऑर्गेनाइज्ड नेचर विल सपोर्ट जसप्रीत्स आइडियाज एंड टीम वर्क। तबस्सुम व्हाइल क्रिएटिव में वर्सन द टाइम मैनेजमेंट इशू। वो क्रिएटिव है पर उसके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू है, वो सेम है यहाँ पे, और काम खराब हो जाएगा। एलिस दो कॉन्फिडेंस। अब एलिस हालांकि कॉन्फिडेंट है, लिखना हमें सबके बारे में, बेस्ट चॉइस तो हमें डालनी है, बट कंपैरिजन हमेशा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एनालिटिकल पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है कि आपने लिखना तो है कि आप जिसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला है, बट आप कंपैरिजन जरूर डालेंगे, हमेशा कंपैरिजन डालेंगे, ठीक है। विच डज नॉट सूट जसप्रीत्स प्रेफरेंस फॉर कोलैबोरेशन। सुनैना ऑफर्स द बेस्ट बैलेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सपोर्ट फॉर अ सक्सेसफुल टाइमली प्रोजेक्ट। सेंटेंसेस को सिंपल रखिए, ग्रामर मिस्टेक्स कम कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम कीजिए, वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिए, ठीक है। यस, क्या चीज बेस्ट है वो लिख दिया, एंड कंपैरिजन इज द की कि तुम्हें सारे नंबर मिलेंगे। ओके देन, चलिए आ जाते हैं हमारे लिटरेचर वाले पार्ट पे। आई डोंट थिंक लिटरेचर वाले पार्ट में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस यहां पर मैंने जो दिए हुए हैं एक एक करके आप पढ़ो और हम आपको बताते चलते हैं। चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो सारा इजीली कर लेंगे आप।
He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gaw caw all. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvetting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and command himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. चलिए, contradict the view that the young seagull celebrated his maiden flight alone. Contradict करना है हमें. Contradict the view that the young seagull did not celebrate his maiden flight alone. Young seagull जो है उसने अपनी जो maiden flight है वो अकेले celebrate नहीं की. His mother encouraged him by flying past and calling out. Right? His father also screamed from above and his siblings soared and dived around him. So their presence and support made it collective celebration, not a solo one. अकेले थोड़ी ना, पहली फ्लाइट जो थी वो अकेले थोड़ी ना उसने एंजॉय की, सारे थे उसके साथ. Which one of the following statements best explain the young seagull's experience as he starts flying? कौन सा वाला सबसे बेस्ट होता है बताओ. The young seagull immediately mastered flying and was no longer afraid. The young seagull gradually gained confidence and joined his family in the air. Very good. Gradually gained confidence. धीरे धीरे करके उसको कॉन्फिडेंस आ गया था और फिर अपनी परिवार को उसने ज्वाइन कर लिया था. What can be inferred from the young seagull's emotional state after flying with his family? बताओ. He felt thrilled and accomplished. कैसा फील कर रहा था वो? thrilled, accomplished, कि उसने कुछ पा लिया है. He completely forgot his past fear and enjoyed flying with joy, pride and freedom alongside his family. तो he felt thrilled, वो बहुत ही thrilled फील कर रहा था, accomplished फील कर रहा था और वो पूरे तरीके से अपना past fear भूल चुका था और बहुत ही मजे आ रहे थे. joy, pride और freedom जो है वो अपने परिवार के साथ वहां पर फील कर रहा था. Categorize the following as sound and movement words. बताओ. sound और movement. flapped होता है movement, वन तो movement है. ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर दिया करो जो गलत ऑप्शन है उसको. श्रीकिंग, swooped, soared, screaming. मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. अभी मेरा पेपर था, पता है मैंने क्या गलती करी? मैं हमेशा अपनी गलतियों से ही बताती हूँ बच्चों को. मैंने क्या गलती करी, मैंने बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन थे और टाइम कम था. लास्ट में जो मेरा सेक्शन बचा हुआ था ना उसके अंदर टाइम कम था और वो सेगमेंट मुझे बहुत अच्छे से आता था. तो जब मैं उसके क्वेश्चन को फिल कर रही थी ना, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा और मुझे लगा कि मुझे आंसर पता है, बट उसके नीचे एक और ऑप्शन दे रखा था इस तरीके का जो मैंने नहीं पढ़ा और जिसकी वजह से मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया. तो ये गलती ना हो प्लीज. मैं तो प्रैक्टिस करके नहीं गई थी, अच्छे से तैयारी नहीं थी मेरी, इस वजह से मैंने ये गलतियां करी. और यही रीजन है कि आपको बार बार बोला जाता है कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जवाब दो. जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है. आपको लगेगा कि यार मुझे आंसर आता है, बट एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो. क्वेश्चन को बहुत बहुत ही दिमाग लगा के पढ़ना जरूरी है और पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है. आधा क्वेश्चन पढ़ के कभी भी आंसर नहीं करना है. गलती हो जाती है, नंबर कट जाते हैं. देखो मेरा कट गया, ठीक है, तो आप लोग ये गलती मत करना. चलिए, फ्लैप्ड मतलब बोलो. स्क्रीम मतलब तो आवाज निकालना होता है. तो पांचवा जो है वो किसके अंदर होगा? आवाज निकालने के अंदर होगा, है ना. अभी सोर्ड क्या होता है, स्वूप्ड क्या होता है, श्रीकिंग क्या होता है? श्रीकिंग. सेकंड वाला किसके अंदर होता है बताओ? बोलो बोलो. 1 मूवमेंट है, 3 मूवमेंट है, 4 मूवमेंट है, 5 बोलो. सो 1, 3 और 4 मूवमेंट है. ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब होगा. ठीक है, बाकी सब आवाज है. चलिए, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर से ये एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. और हिस्टोरियंस, यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040. What do they teach children nowadays? Well, you know the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A Noble Encyclopedia, a tome about rockets and missiles, a secret file from outer space. No, it was none of those. It was, but here let me turn. ये अपन ने अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर, इसलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे. लास्ट में है ये चैप्टर, ठीक है. तो इसका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. आप कभी भी देख रहे हैं ये, आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डली हुई है चैनल पे, आप वहां से ले सकते हैं. What does the pause indicated by the dash in the line? It was blank space, but here let me turn on to the historiscope and show you. Convey कहां पर है?
कहाँ लिखा हुआ ये रहा ना, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040. सेंस ऑफ impatience and frustration, a point of suspense and anticipation, a moment of confusion and hesitation, a sudden shift to light-heartedness, a reflective moment of deep thought. बताइए क्या चीज वो कन्वे करने की यहां पर कोशिश कर रहा है? बताओ बताओ. बिल्कुल, डैश से ना यहां पर सस्पेंस बिल्ड होता है. व्हाट डज द पोज इंडिकेट बाय द डैश इन द लाइन? इट वाज बट हियर लेट मी टर्न. तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 only second, the dash creates suspense and builds anticipation in the audience. It signals that something surprising is about to be revealed, keeping the audience curious. ठीक है. Next question, how do the stage directions such as historians turn on projector and spotlight on historians goes out contribute to the atmosphere and understanding of the scene? तो कैसे जो ये स्टेज डायरेक्शन है, जैसे कि हिस्टोरियंस टर्न ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं, एंड स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो हिस्टोरियन पे से स्पॉटलाइट है वो चली जाती है. तो जिस तरीके से सारी डिटेल्स जो है वो दी जा रही हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीन. उससे हमें कहीं ना कहीं सीन का अंडरस्टैंडिंग होता है या नहीं होता है. द स्टेज डायरेक्शन क्रिएट्स अ शिफ्ट इन फोकस एंड प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर अ ट्रांजिशन. उससे क्या है, ऑडियंस तैयार हो जाती है ट्रांजिशन के लिए. From narration to action, the turning on the hysteroscope and dimming of the spotlight signal that the story is now moving into a past event. कि अब स्टोरी पास्ट इवेंट की तरफ मूव कर रही है. These actions also add drama and suspense to the play, और यही actions जो है वो ड्रामा और सस्पेंस प्ले के अंदर डालते हैं. चलिए, select the option that correctly completes. The historian dismisses the novel encyclopedia and rockets because she wants to convey the importance of scientific knowledge and military power in stopping the invasion, या stress the surprising and unexpected nature of the book that stopped the इन्वेजन. कहां था वैस, वो स्ट्रेस करना, स्ट्रेस दी सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द बुक. ठीक है, जिसने इन्वेजन को रोका था, तो वो उसकी तरफ जो है सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड नेचर की तरफ उसके जोर देना चाहती है. व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली कन्वेइंग विद द फ्रेज, इससे हम करते ना डिसअप्रूवल, डिसअपॉइंटमेंट. द हिस्टोरियन फील्स द चिल्ड्रन लैक प्रॉपर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, कि उसको लगता है कि भाई इनको नॉलेज ही नहीं है हिस्ट्री का प्रॉपर. मैं बताता हूं वैसे वाला. उसके बाद आता है द बोल्ड पोम, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, ये हम कर चुके हैं. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. ठीक है, वो सीख रहा है, राइट वो अभी सीख रहा है, और उसे सीखना ही होगा. दुनिया के सारे मर्द जो हैं वो ये चीज कभी ना कभी सीखते ही है. ठीक है, एक दिन तो उनको ये रियलिटी सीखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है कि भाई दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, जो होता है वो भी आपके पास से चला जाता है. ठीक है, लेकिन गिरकर भी उठना सीखना पड़ता है. चलिए, व्हाट इमोशंस आर मोस्ट एप्रोप्रिएटली कन्वेड बाय द फ्रेज डेस्परेट आइज? डिस्पेयर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, हेल्पलेसनेस. वेरी गुड. डिस्पेयर दिखाया जाता है, कंफ्यूजन दिखाया जाता है और हेल्पलेसनेस दिखाया जाता है. फ्रस्ट्रेशन और एंगर नहीं है उसके अंदर, वो उदास है अभी, राइट तो यस, उसकी आइज डेस्परेट बिताई गई है, जिसके अंदर दुख है, कंफ्यूजन है और हेल्पलेस है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता. बिल्कुल सही. आगे बढ़ते. व्हाट डज द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट अबाउट बॉयज इमोशनल ग्रोथ? कैसे उठना है ये कैसे बताता है? इमोशनल ग्रोथ इज अबाउट लर्निंग टू एक्सेप्ट लॉस. सबसे पहली बात, आपको लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होता है. कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, मुश्किल सिचुएशंस के साथ आपको कोप अप करना पड़ता है, झेलना पड़ता है. एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना पड़ता है. आप उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते, और ये आपको खुद ही सीखना पड़ता है, कोई और नहीं सिखा सकता आपको. ठीक है, नेक्स्ट वन. विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कन्वेज द पोइट्स आइडिया दैट लॉस इज यूनिवर्सल? कौन सा फ्रेज जो है एक्सट्रैक्ट में से वो ये आइडिया कन्वे करता है कि लॉस जो है वो यूनिवर्सल है? The phrase knowing what every man must one day know conveys the poet's idea that loss is universal experience that everyone faces at some point in their life. ये वाला जो फ्रेज दिया हुआ है ना कि knowing that every man must one day know, कि हर एक इंसान को एक दिन इसको पता चलना ही चलना होता है. So वो यही बता रहे हैं कि ये जो लॉस है ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है that everyone faces at some point, कि हर कोई फेस करता है पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पे जिंदगी में. The loss of his ball symbolizes blank space in life. The loss of his ball symbolizes the inevitable loss. क्या? Inevitable, unavoidable loss of possessions, relationships, even innocence that occurs throughout life. हाँ या ना? चैप्टर पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं? इनको भी कुछ समझाना पड़ेगा तुमको. पूरा पूरा पोएम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना? हाँ,
इनएविटेबल बेटा, अनअवॉइडेबल, जिसे आप टाल नहीं सकते हो वो होता है। तो भाई लॉस ऑफ पोजेशन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि जो चीज आज आपके पास है वो आपके पास रहेगी ही रहेगी हमेशा के लिए, कभी ना कभी जाएगी आपके हाथ से, रिलेशनशिप्स जाएंगे आपके हाथ से, इवन इनोसेंस दैट आकर्स थ्रू आउट लाइफ, राइट। चलिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एक ये दिया हुआ है फिर। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. जब वो अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताती है तो यहाँ पर बंगाल टाइगर की बात हो रही है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा इतने में वो आपके ऊपर अटैक कर चुका होगा। ये सिंपल रूल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि बंगाल टाइगर जो है वो आपके सामने खड़ा है। What does the poet imply by referring to the Bengal tiger as a noble wild beast? वो noble wild beast उसको क्यों बोल रहे हैं? Tiger is majestic and dignified despite its ferocity. Tiger is kind and considerate towards human, has a royal lineage and should be revered. The tiger is a symbol of fear and destruction. क्या होता है? Very good. Tiger majestic होता है, dignified होता है, right? Complete the following suitability. The word ground in the line with black streaks on a yellow ground refers to, with black straps on a yellow ground. yellow ground मतलब बॉडी का कलर येलो होता है ना। सो टाइगर्स बॉडी या फर या कोट जो है वो येलो है, तो ग्राउंड इन द लाइन रेफर्स टू द टाइगर्स येलो फर के ऊपर ही तो ब्लैक स्ट्रिप्स होती है ना, विच सर्व्स एज द बेस अपॉन विच द ब्लैक स्ट्रिप्स आर डिस्प्लेड। हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बंगाल टाइगर? ह्यूमर कैसे यूज करते हैं वो इसके अंदर? तो द पोएट यूज ह्यूमर बाय जक्सटापोजिशन द आइडिया ऑफ टाइगर एज अ नोबल क्रिएचर। नोबल क्रिएचर उसको बोल रहा है और उसका पोटेंशियली डेडली नेचर दिखा रहा है। तो ये तो एकदम बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो गई ना। द लाइन इफ ही ईट्स यू दैट इज नॉट हिज फॉल्ट, कि अगर वो आपको खा जाता है तो वो उसका फॉल्ट नहीं है। ये क्या बताता है? सजेस्ट अ लाइट हार्टेड ऑलमोस्ट एब्सर्ड ट्विस्ट ऑन द टाइगर्स प्रेडेटरी। यस, चलिए अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द पोम दैट इज एडवाइजरी इन नेचर। कौन सा फ्रेज है इस पोम के अंदर जो एडवाइजरी है नेचर में? द एडवाइजरी फ्रेज इज इफ ही ईट्स यू दैट इज नॉट हिज फॉल्ट, कि अगर वो तुम्हें खा जाता है वो तो तुम्हारा फॉल्ट, उसका फॉल्ट नहीं है। दिस लाइन एडवाइसेस द रीडर टू बी कॉशियस। तो भाई ये लाइन बता रही है साफ साफ कि आपको ध्यान रखना है ना टाइगर के आसपास। इंप्लाइंग दैट इफ टाइगर अटैक्स, अगर टाइगर अटैक करते हैं तो वो उसका फॉल्ट नहीं है क्योंकि वो उसका नेचर है, ठीक है ना। रादर द रीडर्स फॉर बीइंग इन इट्स टेरिटरी, ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुम उसके एरिया में क्यों गए। आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। Otters are known for their peculiar behavior traits. Support this statement with reference to any 2 traits mentioned in Mitchell the otter. अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था चैप्टर, है ना। ऑटर अपने विचित्र बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी 2 ट्रेट्स। कोई भी 2 ट्रेट्स हमको ऑटर के बताने हैं। पानी में खेलना उनको कितना ज्यादा पसंद है, बहुत सारे ट्रेट्स है ना अलग अलग, याद करो और जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। ऑटर्स हैव peculiar and playful behavior as in Mitchell the otter. बहुत ज्यादा प्लेफुल बिहेवियर है। Mitchell loved playing with water and would open taps on his own. खुद से पानी ओपन कर लेता था और टैप्स के साथ खुद से खेलता था। He enjoyed playing with marbles and balls. मार्बल्स और बॉल्स के साथ खेलता था, उन्हें रोल करता रहता था, बॉल्स के साथ जगलिंग करता था। During a flight, he escaped his box and caused chaos, surprising everyone. चलो नेक्स्ट वन। हाउ डज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन पोएम अमांडा हाईलाइट द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशन एंड अमांडाज रिस्पॉन्सेज। कि बार बार अमांडा 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 वर्ड पोएम के अंदर रिपीट हुआ है, हमें हाईलाइट करना है स्पीकर का एक्सपेक्टेशन और अमांडा का रिस्पॉन्स। तो देखो अमांडा जो रेपिटेशन हो रहा है नाम का एम्फेसाइज करता है स्पीकर्स परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस, कि जो स्पीकर है वो लगातार उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उससे एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, व्हाइल आल्सो हाईलाइटिंग अमांडाज विड्रॉल एंड इमेजिनेटिव एस्केप। और ये भी दिखाता है वो कि अमांडा जो है किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और हमेशा एक इमेजिनेटिव एस्केप में चली जाती है।
राइट, हमेशा अपनी ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है, फैंटेसी में चली जाती है। द रेपिटेशन अंडरस्कोर्स द स्पीकर्स कंट्रोल, स्पीकर का कंट्रोल एंड प्रेशर अमांडा फील्स, और प्रेशर जो अमांडा फील करती है, एज वेल एज हर ग्रोइंग डिटैचमेंट फ्रॉम द स्पीकर्स डिमांड्स, और उसकी बढ़ रही है ये डिटैचमेंट किससे, स्पीकर की बढ़ती हुई डिमांड से, कि वो चाहती है कि मैं अनाथ होती, राइट। चलिए, हाउ कैन नेल्सन मंडेलाज विजन ऑफ लिबर्टिंग बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर बी अप्लाइड इन मॉडर्न डे सोसाइटीज टू एड्रेस इशू ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है, हाउ कैन नेल्सन मंडेला विजन ऑफ, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 करने हैं कोई, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर का एक सवाल है, और ये मैंने आपको दिखा दिया कि कितना लंबा आंसर आपको लिखना होता है। नेल्सन मंडेला का विजन ये था कि भाई हम दोनों को आजाद होने की जरूरत है, जो शोषण करता है और जो झेल रहा है, क्योंकि दोनों ही बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वो नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ है जो ऑपरेशन कर रहा है, राइट। सो यस, be applied in modern day societies to address issues of inequality and discrimination. So to address Nelson Mandela's vision of liberating, right, इसको आप points में मत लिखना,
हेलो, ग्रिफिन्स एक्सपीरियंस मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट एंड नॉर्मलसी। चलिए, बीच में शायद आवाज चली गई थी, वापस से आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। यस, बीच में शायद आवाज चली गई थी, तो वापस से हम लोग आपको बता देते हैं। ब्रीफली इवैल्यूएट the validity of the adage values are caught not taught in the context of the relationship between Anil Singh and Hari Singh। प्लीज मैसेज कर देना जहां पर भी तुम्हें लग रहा हो कि आवाज नहीं आ रही थी। इवैल्यूएट करनी है हमें वैलिडिटी ऑफ द एडेज। वैलिडिटी ऑफ द एडेज का मतलब यहां पर है कि ये जो कहावत है, ठीक है, ये कहां तक वाजिब है कि वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। क्या आपके आसपास हो रहे होंगे, वहां से आप पकड़ते हैं वैल्यूज को, वहां से सीखते हैं आप, आपको सिखाई नहीं जा सकती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनिल और हरि के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है। So Hari Singh learns honesty not through lectures but through Anil's kind and trusting behavior। हरी सिंह सीखता है honesty को lectures के थ्रू नहीं, not through lectures but through Anil's kind and trusting behavior। अनिल के kind और trusting behavior के थ्रू। अनिल never scolds or punishes him। अनिल उसको कभी भी scold नहीं करता, कभी भी punish नहीं करता। Yet Hari is deeply influenced and chooses to change। जबकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और वो खुद ही सोचता है फिर कि मुझे बदलना चाहिए उसकी इन सब चीजों की वजह से, राइट। सो दिस शोज दैट वैल्यूज आर ऑफन एब्जॉर्ब्ड थ्रू एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस से आप एब्जॉर्ब करते हैं वैल्यूज को। आपको कोई बोलता रहेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो आप नहीं सीखोगे, पर आपके आसपास जब चीजें होंगी उससे आप जरूर सीख जाएंगे, ठीक है। तो सैंपल पेपर से एक चीज मुझे साफ पता चल गई, जिस तरीके के क्वेश्चंस आप देख लीजिए आपसे पूछे जा रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जहां पर आप समरी उठाकर लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है उसके अंदर आप देखो, ग्रिफिन्स एक्सपीरियंस मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट एंड नॉर्मलसी व्हाइल बीइंग इनविजिबल। हाउ डू दीज फ्लीटिंग मोमेंट्स इंपैक्ट हिज सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सी, उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है। हिज एक्शंस थ्रू आउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट। तो क्वेश्चंस जो है सारे के सारे वो पूछे जा रहे हैं, क्या वैल्यूज वो चैप्टर्स बताते हैं, उनके कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड बोल सकते हो आप, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ग्रिफिन ब्रीफली एंजॉयज फ्रीडम एंड पावर व्हाइल इनविजिबल बट द लैक ऑफ ह्यूमन कनेक्शन लीड्स टू आइसोलेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। ह्यूमन कनेक्शन ना होने की वजह से आइसोलेशन और फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा था। दीज मोमेंट्स शो हिज लॉन्गिंग फॉर नॉर्मलसी येट हिज चॉइसेस ड्रिवन बाय एरोगेंस एलिनेट हिम फर्दर। और इसके ये जो मोमेंट्स हैं ये दिखाते हैं लॉन्गिंग फॉर नॉर्मलसी, की वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, फिर भी yet his choices driven by arrogance, उसकी जो choices है वो किस वजह से ली उसने, arrogance की वजह से, alienate him further and his identity becomes more unstable pushing him towards destructive actions। ठीक है, और इसी वजह से उसकी आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा अनस्टेबल बन जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्टिव एक्शंस की तरफ जाता है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस देखे और लेवल काफी अच्छा है क्वेश्चंस का, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं आप लोगों से, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि यस, ये दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अब आप लोगों से पूछे गए हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो यस, ये था हमारा आज का सैंपल पेपर, जिसके अंदर हमने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं किस तरीके से आपको करने हैं, और आशा करती हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो काफी पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अगर पसंद आया सैंपल पेपर और आप चाहते हो कि इस तरीके के और भी प्रीवियस ईयर पेपर के भी सैंपल पेपर सॉल्व करवाए जाएं, तो कमेंट सेक्शन में सैंपल पेपर कमेंट करके जरूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।